हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम शुरू कराने जा रहे हैं हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो उसकी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें टोटल हमारे 10 लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, टोटल जितने भी 500 क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह बने रहिए। और इसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के लगभग क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स होंगे। जैसे कि अब पहले 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें एंशियंट और मिडाइवल जो होगा वो मिक्स होगा। ठीक है, फिर आएगा मतलब जैसे 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 भी होगा वैसे मॉडर्न आएगा। सारे मिक्स ही क्वेश्चंस आएंगे उसमें। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में हमें बताना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा था? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो था, प्री हिस्टोरिक पीरियड उसको बोलते थे जहाँ पे मतलब कोई भी रिटन रिकॉर्ड आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई बुक्स या फिर रिटन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे मेनली प्री हिस्टोरिक टाइम को वैसे ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, या फिर इसको पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पैलियोलिथिक एज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्री हिस्टोरिक टाइम। मेनली यहाँ पे क्या है, ओल्ड स्टोन एज है। तो ये चलो, ये हमें पता चल गया प्री हिस्टोरिक क्या होता है, रॉक पेंटिंग्स क्या होता है। तो मेनली वहाँ पे रिकॉर्ड किस चीज़ के मिलते हैं? वहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमें, जैसे कि कोई केव ड्राइंग्स हो गई, केव पेंटिंग्स हो गई, उसके बाद हमारे कोई ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, टूल्स हो गए, पोट्री, हैबिटेट, इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, पोट्री, हैबिटेट, इन सब चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड ऐसा था जहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और मेनली हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज से उनका पता लगाना पड़ता है। तो इसमें वही बोला गया है कि प्री हिस्टोरिक जो रॉक पे जो पेंटिंग की गई थी उसके बारे में हमें चीज़ें बतानी है। सबसे पहला है, इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक एज। देखो, सबसे पहले आप किस में बात हो? सबसे पहले आती है आपकी पैलियोलिथिक एज, फिर आती है जो भी आती है। ठीक है, पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक किस किस में बटी हुई है? पैलियोलिथिक बटी हुई है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, अब लोअर और मिडल में तो कोई हमें रिकॉर्ड्स मिलते ही नहीं है उनके। ठीक है, और जो अर्लीस्ट पेंटिंग मिलती है वो किस में मिलती है? अपर पैलियोलिथिक में मिलती है। तो ये पहले वाली स्टेटमेंट ये याद रखना। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक में ही हमें अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं पेंटिंग के, ना कि लोअर पैलियोलिथिक में। यहाँ पे तो कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है, यहाँ पे कोई पेंटिंग्स नहीं बनी हुई, केवल और केवल अपर पैलियोलिथिक में बनी हुई है। ठीक है, तो इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक स्टेज। बिल्कुल नहीं, यहाँ से लोअर पैलियोलिथिक से नहीं, ये अपर पैलियोलिथिक में देखी गई हैं। सेकेंड है, ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड द थीम्स वर मल्टीपल बट द पेंटिंग्स वर स्मॉलर इन साइज विद प्रीडोमिनेंट हंटिंग सीन। देखो, अगर आप नितिन सिंघानिया का चैप्टर 1 देखोगे ना, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी वाली नितिन सिंघानिया की जो बुक है, अगर उसका चैप्टर 1 अगर आप देखोगे, सॉरी फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी आपकी 11th की, नितिन सिंघानिया नहीं, ठीक है, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें अगर आप देखोगे ना तो पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वहाँ पे। ठीक है ना, पहले चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि उसमें दिया गया, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया गया भीमबेटका का, कि भीमबेटका में ऐसी ऐसी केव पेंटिंग्स हैं जो मतलब 7 हिस्टोरिकल पीरियड से हैं। किससे? 7 हिस्टोरिकल पीरियड से हैं। और इस चैप्टर में केवल और केवल 3 पीरियड्स के बारे में बताया गया है। 3 पीरियड्स कौन से हैं? एक तो है अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, एक है मीजोलिथिक और एक है चैल्कोलिथिक। इन 3 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो अपर पैलियोलिथिक थी वहाँ पे मेनली जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वहाँ पे क्या थी? वो लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी उनकी। क्या थी उनकी? लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, और मेनली वॉश पेंटिंग्स उसको बोला जाता था। फिर जो भीमबेटका में, जो मीजोलिथिक में जो पेंटिंग बनी वहाँ पे क्या थे? उनके मल्टीपल थीम्स थे। क्या थे? उनके मल्टीपल थीम्स थे। और क्या था? हंटिंग सीन्स मेनली थे, स्मॉल पेंटिंग्स थी यहाँ पे।
क्या थी यहाँ पे, स्मॉल पेंटिंग्स थी, हंटिंग सीन्स थे यहाँ पे, और लेयर्ड पेंटिंग थी, ठीक है, लेयर्ड पेंटिंग थी, एक के ऊपर एक पेंटिंग्स बनाई हुई थी, ठीक है। और मेनली जो एनिमल्स थे वो नेचुरलिस्टिक स्टाइल में थे, और जो ह्यूमंस थे वो स्टाइलिस्टिक मैनर में बने हुए थे, ठीक है। तो इसमें देखो कि जो इसमें बोला है कि ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक, अभी बताया अपर पैलियोलिथिक में क्या था, ओनली लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी। थीम्स मल्टीपल किस में थे, मिजोलिथिक में थे। तो भीमबेटका में अपर पैलियोलिथिक में क्या था, थीम्स वर मल्टीपल, नहीं थे उसमें थीम्स वर मल्टीपल, बट द पेंटिंग्स वर स्मॉलर इन साइज विद प्रीडोमिनेंटली हंटिंग सीन्स। ये कहाँ पे था, ये किसकी बात कर रहे हैं, मिजोलिथिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिजोलिथिक पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिजोलिथिक पेंटिंग्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। थर्ड है हमारा, द पेंटिंग ऑफ मिजोलिथिक फेज वर लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज एनिमल्स एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब इसने बोल रहा है कि जो मिजोलिथिक फेज में जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी, अभी बताया लीनियर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे थी, अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। वहाँ इसमें क्या थे, थीम्स मल्टीपल थे, स्मॉल पेंटिंग थी, वो थी, ठीक है। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे थी, ये थी अपर पैलियोलिथिक में, अपर पैलियोलिथिक में, मिजोलिथिक में नहीं थी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है हमारी। तो कोई स्टेटमेंट इसमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में तो सही है ही नहीं, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। ये हमने बता दिया भीमबेटका के बारे में। अब देखो जो अपर पैलियोलिथिक में जो हमारी पेंटिंग्स थी ना, उसके मतलब बता दिया, वो थे क्या थी लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी, मतलब ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए हुए थे, जो भी पेंटिंग्स बनी हुई थी ना, उसके ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में वो बनाई हुई थी, ठीक है। जो भी एनिमल्स के सिंबल्स थे, एक्टिविटीज़ थी, ह्यूमन फिगर्स थी, मेनली उनकी क्या थी, लीनियर रिप्रेजेंटेशन थी। उसके बाद है ना वहाँ पे आपका आता है एक और, देखो ये तो होगी हमारे भीमबेटका के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। एक और साइट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे बता हुआ है, वो है लखू दियार। कौन सा, लखू दियार। ये जो है ये जगह उत्तराखंड में है, ये जगह उत्तराखंड में है, और मेन किस रिवर के बैंक पे है, ये सुयाल रिवर के बैंक पे थी उस टाइम पे, ठीक है, सुयाल रिवर, ठीक है। और आपको जो भी वहाँ पे है ना, सबसे पहले ही 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी, वहाँ पे एक मैप दिया गया है, फर्स्ट पेज पे आप निकाल के देखोगे तो, ठीक है। उस मैप पे आपको 3 जगहें देखनी है, रायगढ़, ठीक है, बेल्लारी और पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी। ये 3 जगहें आपको देखनी है, और देखनी है कि ये जगह क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको, ये भी आपको देखना है। उसके अलावा लखू दियार, यहाँ में जो पेंटिंग्स थी ना, लखू दियार में जो पेंटिंग्स थी वो ह्यूमंस की जो पेंटिंग्स थी वो स्टिक लाइक फॉर्म में थी, वो भी स्टिक लाइक फॉर्म में थी, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में थी, ठीक है, न्यू लाइंस बनी हुई थी। तो वही ये लखू दियार में भी जो पेंटिंग्स थी वो वैसी ही थी, स्टिक लाइक फिगर्स वाली, ठीक है। तो मेन जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर का एसेंस ही यहाँ पे आ जाता है कि सबसे पहले आता है कि प्री हिस्ट्री पीरियड, जहाँ पे कोई बुक्स या रिटर्न रिकॉर्ड नहीं थे, तो वहाँ पे मेनली पेंटिंग्स के, वो पेंटिंग्स हैबिटेट वगैरह से हमें उनके बारे में पता चलता है। तो अब जब उस इसीलिए उस पीरियड को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अब लोअर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक में हमें कोई भी पेंटिंग्स के वो नहीं मिलते हैं, ठीक है, एविडेंस नहीं मिलते, केवल और केवल जो हमें अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं हमें अपर पैलियोलिथिक में। अब इन्होंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक भीमबेटका में लगभग 7 पीरियड्स की पेंटिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं। अपर पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, चैल्कोलिथिक के बारे में इसमें बताया हुआ है इस चैप्टर में। तो जो अपर पैलियोलिथिक है वहाँ पे मेनली जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन की हुई है, जो भी पेंटिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बनी होंगी वहाँ पे केवल और केवल क्या है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, वो पेंटिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। और जो मिजोलिथिक पीरियड है वहाँ पे मल्टीपल थीम्स है, हंटिंग के सीन है, स्मॉल साइज में बनी हुई है, ठीक है, लेयर्ड पेंटिंग वहाँ पे बनी हुई है। तो ये और लार्जेस्ट नंबर में भी, मतलब लार्जेस्ट नंबर की जो पेंटिंग्स हैं भीमबेटका में, वो भी मिजोलिथिक टाइम पे ही बनी हुई है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद एक साइट के बारे में बताया गया जिसको बोलते हैं लखू दियार, वहाँ पे भी जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो स्टिक लाइक फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में ह्यूमंस की पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। और आपको मैंने बोला कि ये 3 साइट्स आपको देख के आनी है,
ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली कि क्या क्या होता है प्री हिस्टोरी। ये है हमारा जो 11th क्लास की फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी ना, उसका पहला चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाता है। आप जाके अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कोई एक दो पॉइंट होगा मेरे ख्याल से जो बच गया होगा, तो आप एक बार एक काम करो, पहले ये वीडियो पोस्ट करो और पहले वो चैप्टर पढ़ो पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो आपका पहला चैप्टर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तू क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग गुप्ताज। ट्रेड एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग गुप्ताज के बारे में बताना है कि उस टाइम पे, गुप्ताज के टाइम पे ट्रेड और इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो फर्स्ट है कि द गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशियंट इंडिया, कि जो गुप्ताज थे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इशू किए थे। ठीक है, जो गुप्ताज थे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर के जो वो थे कॉइन्स वो इशू किए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, सही हो जाती है। सेकंड है गुप्ताज पीरियड सो एन इंक्रीज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। याद रखना पहले की बजाय, मतलब जो भी गुप्ताज से पहले का जो टाइम पीरियड था वहाँ से इनका जो ट्रेड था वो क्या किया था, डिक्लाइन किया था। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ था, वो क्या किया था, डिक्लाइन किया था। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है द पीरियड विटनेस द इमरजेंस ऑफ ए क्लास ऑफ प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स। बिल्कुल वहाँ पे जो प्रिस्टली लैंडलॉर्ड्स थे उनका इमरजेंस हुआ था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया वो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अभी आप देखो कि कुछ कुछ चीज़ें देखें। देखो जैसे ही आप देखते हो कि मौर्यंस थे सबसे पहले। ठीक है, मौर्यंस के डिक्लाइंस के बाद दो डायनेस्टीज मेन आती हैं, एक आते हैं कुशान्स और एक आते हैं हमारे सतवाहनास। ठीक है, एक आते हैं हमारे सतवाहनाज। सतवाहनाज मेनली साउथ में होते हैं और जो कुशान्स होते हैं मेनली नॉर्थ में होते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस करके एक डायनेस्टी बनती है अप्रोक्स 275 सीई के अप्रोक्स, जिसको बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी। क्या बनती है, मेनली एक डायनेस्टी बनती है जिसको बोलते हैं गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और ये माना जाता है कि गुप्ता जो थे वो कुशान्स के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, और जो गुप्ता एज है उसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी आई, उसके गुप्ता एज भी बोला जाता है, इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन एज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे फील्ड्स में डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि साइंस, लिटरेचर, टेक्नोलॉजी। ठीक है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी हुआ था, तो इसलिए इसको, इस पीरियड को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज बोला जाता है। ठीक है, इस एज के जो फाउंडर थे, ठीक है, गुप्ताज के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे श्री गुप्ता। ठीक है, फाउंडर कौन थे इनके, श्री गुप्ता थे। अब इनमें मतलब गुप्ता डायनेस्टी में कुछ कुछ फेमस रूलर्स रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या रहे हैं, कुछ फेमस रूलर्स रहे हैं। गुप्ता डायनेस्टी में कुछ कुछ फेमस रूलर्स रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले बात आती है चंद्रगुप्ता वन की। ठीक है, चंद्रगुप्ता। ठीक है, सबसे पहले बात आती है चंद्रगुप्ता वन की। ये जो घटोत्कच के बेटे थे, सन ऑफ घटोत्कच, जो भी है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 320 से 335 सीई के बीच में था इनका टाइम पीरियड। ठीक है, और इन्होंने लच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी। कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी, जो कि क्या थी, लच्छवी की प्रिंसेस थी। और इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल भी लिया था। किसका, महाराजा धीराज का इन्होंने टाइटल भी लिया था। उसके बाद ये फर्स्ट ग्रेट किंग था उस टाइम के। ठीक है, और याद रखना मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं की, मतलब मेहरौली जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ये इनके लिए है। ठीक है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा गया, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो कुछ कुछ हम चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त हो गए सबसे पहले। फिर गुप्ताज में कौन आता है सबसे फेमस, फिर आते हैं समुद्रगुप्ता। ठीक है, फिर आते हैं समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्ता है उनका टाइम पीरियड कब से है, 335 से लेके 375 सीई तक है। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त थे मेन उनके इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलते हैं आपको, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मेन उनके मिलते हैं।
ठीक है, और वही उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस पे इंस्क्रिप्शन किसने लिखे थे? हरी सेन ने, जो उनके कोर्ट पोइट थे, बाय हिज कोर्ट पोइट हरी सेना। ठीक है, और इसी पिलर पे अशोका के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पिलर पे किसके बारे में लिखा हुआ है? अशोका के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि यहीं पे हाँ, इन्होंने ही अपने आप को कविराज का टाइटल भी दिया था, मतलब कविराज भी इनको बोला जाता था, कविराज। कॉइन्स पे इन्होंने वीणा भी छापी थी, एक साइड में खुद को छापा था। ठीक है, अश्वमेघ भी इन्होंने किया था। ठीक है, अश्वमेघा जो भी था, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। अश्वमेघ का जो यज्ञ होता है वो भी इन्होंने किया था। इनको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, और यहीं पे श्रीलंका के जो रूलर थे, उन्होंने यहाँ पे समुंदरगुप्त को बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए बोला था, मतलब बोला था। वहाँ पे यहाँ पे मिशनरीज भेजे थे, मतलब श्रीलंका के रूलर ने समुंदरगुप्त के कोर्ट में मिशनरीज भेजे थे कि यहाँ पे क्या किया जाए, बोध गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया जाए। ठीक है, बोध गया में क्या बनाया जाए? एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया जाए। इसके लिए जो श्रीलंका का रूलर थे, उन्होंने क्या भेजे थे? यहाँ पे मिशनरीज भेजे थे। ठीक है, इसके बाद क्या था? इसके बाद जो थे, मतलब ये मेनली वैष्णविज्म के आर्डेंट फॉलोवर थे। ठीक है, किसके थे? वैष्णविज्म के मेनली आर्डेंट फॉलोवर थे, लेकिन इनको बुद्धिज्म में भी इंटरेस्ट था। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए, तो इसका मतलब उनको बुद्धिज्म में भी इंटरेस्ट था, समुंदरगुप्त को। ठीक है, और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उसी टाइम पे, उनके पैटर्न थे वो, जिसको बोला जाता है वाशुबंधु। वाशुबंधु एक बुद्धिस्ट वो थे, स्कॉलर थे, उनके पैटर्न थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इन्होंने कॉइन्स पे कुछ कुछ चीज़ें लिखवाई हुई थी। कॉइन्स पे लिखवाया था जैसे कि ए प्रतिरथा। ठीक है, ए प्रतिरथा, जिसको बोलते हैं इनविंसिबल। फिर एक लिखवाया हुआ था व्याघ्रः पराक्रमा, मतलब ब्रेव एज टाइगर। ठीक है। फिर कुछ पे लिखा हुआ था पराक्रमा, मतलब ब्रेव। ठीक है, तो कॉइन्स पे इन्होंने ये कुछ कुछ लिखवाया हुआ था। इसके बाद जो फेमस रूलर आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं? चंद्रगुप्ता टू आते हैं। जो ये चंद्रगुप्ता टू हैं, इन्होंने क्या किए थे? गोल्ड जो कॉइन्स होते हैं वो इशू किए थे। ठीक है, जिनको दिनार बोला जाता है। उन्होंने सिल्वर कॉइन्स को वो किया था। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को वो किया था, कॉपर कॉइन्स को किया था। ठीक है, और इनके कॉइन्स पे क्या रिटर्न था? चंद्रा। इनके कॉइन्स पे चंद्रा रिटर्न था। जैसे पहले वाले पे बहुत सारी चीज़ें थी। फाहिनी के टाइम पे आए थे। ठीक है, फाहिनी के टाइम पे आए थे। उदयगिरी केव्स जो है, इन्हीं के बारे में बताते हैं। उदयगिरी केव्स, उदयगिरी ये सबसे पहले किसके? मैरोली इंस्क्रिप्शन, पहले वाले रूलर। फिर सेकंड में आए हमारे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इसके बाद आई है हमारी उदयगिरी केव्स। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे 9 नवरत्न्स भी थे। ठीक है, 9 नवरत्न्स भी इन्हीं के टाइम पे थे। ठीक है, 9 नवरत्न्स के नाम क्या थे? जैसे कि कालिदास, ठीक है, अमर सिन्हा। आजकल टाइम पीरियड पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो थे वो किस टाइम पे थे, किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अमर सिन्हा, वरहामीर, धनवंतरी, घट्टा कारापारा, ठीक है, शंकु। उसके बाद है कहा पनाका, वराउची, वैटला भट्टा। ठीक है, ये इनका मेनली कोर्ट कहाँ पे था? उज्जैन में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कौन? कुमारगुप्त। ठीक है, इन्होंने मेन क्या बनाई थी? मेन फेमस क्यों है? नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे किसने इन्वेड किया था? हुन्स ने इन्वेड किया था। हुन्स इन्वेजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था कुमारगुप्त के टाइम पे। दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इनके बारे में कौन सा है? दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इनके बारे में। तो 4 ही मैंने बताए हैं, इनमें ये
कॉपर जो भी इंस्क्रिप्शन है वो चीज़ ध्यान रख लेना कि कहीं पे पिलर है, कहीं पे जो भी है, और यहाँ पे क्या है, दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन तो है ही, उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से इंस्क्रिप्शन मिले, बिलसाद इंस्क्रिप्शन, मंडसोर इंस्क्रिप्शन, और जो करान डंडा जो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी इन्हीं के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में। ठीक है, इनके बाद एक छोटे से रूलर आते हैं, उनका नाम है स्कंदगुप्ता। ठीक है, इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, विक्रमादित्य का टाइटल इन्होंने दिया था। ठीक है, जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन है इनके बारे में, जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है गुप्ताज का, डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज हो जाता है। यही जो यूपीएससी में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से उठा के दिया हुआ है कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता में कौन कौन थे। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूडेटरीज हैं वो राइज कर जाते हैं, जैसे कि जो भी उस पेपर में ही आप देख लो कि कितने सारों के नाम दिए हुए हैं, उसमें आ जाता है यशोधर्मन ऑफ मालवा। ठीक है, यशोधर्मन, वल्लभी, गुजरात, एमपी, बिहार, हर एक जगह से वो उठ जाते हैं। ठीक है, पुष्याभूति, पुष्याभूति थानेसर से ये आ जाते हैं। उसके बाद मऊ खारीज, ये कहाँ से होते हैं, कन्नौज से। ठीक है, उसके बाद मैत्राकाज, ये कहाँ से होते हैं, वल्लभी से। ठीक है, चालुक्याज, पलवाज, चालुक्याज, पलवाज। ठीक है, चालुक्याज मेनली दक्कन में होते हैं और जो पलवाज होते हैं मेनली नॉर्थ तमिलनाडु में होते हैं। तो ये मेनली जो है ये मेनली डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज के बाद जो मेनली डायनेस्टीज अमर्ज होती हैं। ठीक है, ये डायनेस्टीज अमर्ज होती हैं, और जो यहाँ पे जो विष्णु गुप्ता थे वो क्या थे, लास्ट रूलर थे। ठीक है, विष्णु गुप्ता जो थे वो लास्ट रूलर थे, कब, 550 AD में। ठीक है, अब मेन चीज़ है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जाननी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाननी जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन मेनली एक काउंसिल करती थी, जैसे कि उसमें सीएम हो गए। ठीक है, एक सेनापति हो गए, सेनापति आपको पता ही है, कमांडर इन चीफ को बोलते हैं। एक यहाँ पे पोस्ट थी संधि विग्रह की, संधि विग्रह। ठीक है, संधि विग्रह की पोस्ट थी जिसको फॉरेन मिनिस्टर बोला जाता था। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर बोला जाता था। यहीं पे कुमार अमात्याज, कुमार अमात्याज की एक पोस्ट थी, या फिर जिसको अयुक्ताज बोल दो, अयुक्ताज की पोस्ट थी यहाँ पे। ठीक है, मेनली टॉप रैंक के ऑफिसर्स होते थे जो मेनली किंग और प्रोविंसेस के बीच में लिंक थे। ठीक है, लिंक थे किंग और प्रोविंसेस के बीच में। ठीक है, तो ये कुमार अमात्याज, अयुक्ताज ये मेनली थे। इसके बाद जो प्रोविंसेस थी इनकी, सबसे वो प्रोविंसेस भी बटी हुई थी। ठीक है, प्रोविंसेस को यहाँ पे क्या कहा जाता था, भुक्तीज कहा जाता था। प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था, भुक्तीज कहा जाता था। प्रोविंसेस बटी हुई थी प्रदेशेस में, और जो प्रदेशेस के बाद वो किस में बटे हुए थे, वैश्याज में। ठीक है, वैश्याज को डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाता था, विश्यापति। वहाँ पे ऑफिसर कौन होता था, विश्यापति। ठीक है, उसके बाद क्या होती थी, विश्यापति के बाद बटे होते थे वो नगर श्रेष्ठीज में, नगर श्रेष्ठीज में बटे हुए थे, जो मेनली ऐसे ऑफिसर जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, मेनली ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ठीक है, काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जो नगर श्रेष्ठीज का जो काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उनको और क्या बोला जाता था, काउंसिल ही देखती थी लगभग। ठीक है, उनको बोला जाता था पूरा पालास। क्या बोला जाता था उनको, पूरा पालास उनको बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे विलेजेस। ठीक है, विलेजेस को कौन करते थे, ग्रामिकाज। ठीक है, ग्रामिकाज। यहाँ पे कोई भी स्पाइस सिस्टम नहीं था। ठीक है, गुप्ताज में क्या था, कोई भी नो स्पाइस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्पाइस सिस्टम नहीं था गुप्ताज में। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये तो होगी किसमें कि उसकी जो सोसाइटी थी, मतलब जो उनका जो प्रोविंस था वो कैसे बटा हुआ था। ठीक है, अब मेन क्या था कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पे क्या थी, कास्ट बहुत ज़्यादा क्या थी, रिजिड थी। ठीक है, ब्राह्मण्स क्या होंगे उसमें, टॉप्स में होंगे जहाँ पे भी कास्ट रिजिड होगी। ठीक है, वहाँ पे अनटचेबिलिटी थी। ठीक है, अनटचेबिलिटी वहाँ पे थी।
ठीक है, याद रखना, अनटचेबिलिटी थी वहाँ पे। और वुमेन की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, उनको स्टडी करने नहीं दिया जाता था रिलीजियस टेक्स्ट को, ठीक है। और प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर जो थी वो भी गिवन अप कर दी गई थी उस टाइम पे। जो मोस्ट गुप्ता थे वो क्या थे, वैश्वनाइट थे, मतलब विष्णु के भगत थे, वैश्वनाइट्स थे, ठीक है, मोस्ट जो थे। और ग्रेट जैन काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुई थी, वल्लभी में क्या हुई थी, ग्रेट जैन काउंसिल हुई थी, ठीक है। और इनकी जो आर्ट की टेक्सचर इन्होंने बनाया है वो बहुत द्रविड़ा और नगाड़ा स्टाइल इनके में है, ठीक है, दोनों से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ पे गांधारा जो स्कूल ऑफ आर्ट है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस इनके उसमें नहीं मिलता है आर्किटेक्चर में, ठीक है। और मेनली यहाँ पे जो इस टाइम की जो पेंटिंग्स हैं वो बनी हुई हैं अजंता और बाग केव्स में, ठीक है। इस टाइम की जो पेंटिंग्स हैं वो कब बनी हुई हैं, अजंता और बाग केव्स में इनकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है किसके बारे में, तो इनकी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो ये थी गुप्ताज की सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। वुमेन की कंडीशन मिजरेबल थी, ब्राह्मण्स थे, कास्ट रिजिड थी, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो था, ये कैसे इनकी प्रोविंसेस बटी हुई थी, ठीक है। ये मेनली उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो काउंसिल जो चलाती थी मेन, उसमें बहुत सारे मेंबर होते थे, उसमें कुछ मैंने मेंबर्स के नाम बताए हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर कौन था, उसके बाद ये स्कंदगुप्ता, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ गुप्ता में कौन कौन से वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा बस कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त और इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि देखो सबसे पहले मौर्यास थे, उसके बाद कुषाण और सतवाहन आए, फिर इन दोनों को जब ये दोनों खत्म से हुए तब गुप्ताज डायनेस्टी आती है, उसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, और उनके फाउंडर होते हैं श्री गुप्ता, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। ये बहुत सारे उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। डिक्लाइन थोड़ा, ट्रेड उनका थोड़ा डिक्लाइन कर गया था, और प्लेस्ट्री लैंडलॉर्ड वहाँ पे होते थे क्योंकि कास्ट वहाँ पे क्या थी, रिजिड थी। तो आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या बोलता है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, हमें कुछ फॉलोइंग पेयर्स बताने हैं। चेरास, तमिलक्कम, शाकाज सेंट्रल एशिया, और कुशाण्स जो है वो बोला है इसमें वेस्टर्न एशिया, ठीक है। इसमें बताना ओरिजिन, ठीक है, मेन बात चल रही है यहाँ पे रूलर्स और उनके ओरिजिन की बात चल रही है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो आप कुशाण्स, ठीक है। कुशाण्स को माना जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट हुए हैं। कहाँ से माना जाता है, कुशाण्स को माना जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। और क्या नाम लेते हैं चेराज को तो ये जो तो है ये तमिलक्कम से ही ओरिजिनेट हुई है माना जाता है, ठीक है। केरला मेनली इनकी मतलब केरला में थे मेनली, और इनकी कैपिटल थी पणजी, ठीक है। तमिलक्कम वाला एरिया जैसे कि तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तो उसी वाला एरिया से हो गए चेराज, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड जो है शाकाज कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, देखो ओरिजिनेट इनका भी सेंट्रल और एशियन ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। शाकाज का भी जो ओरिजिन है वो क्या माना जाता है, सेंट्रल एशियन ओरिजिन ही माना जाता है, और कुषाण का भी वही माना जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन करेक्ट सीक्वेंस वाई एंटरिंग इन नगाड़ा स्टाइल टेम्पल। देखो नगाड़ा स्टाइल टेम्पल में अगर हम एंटर करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब बाहर से लेके अंदर तक, ठीक है। तो देखो ये मान लो कि एक हमने वो बना रखा, प्लेटफॉर्म बना रखा है, ठीक है, जिसपे हम टेम्पल बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे जैसे कि एंट्रेंस, तो इसमें इतना बड़ा एंट्रेंस तो होता नहीं है, ऐसा ही होता है एंट्रेंस तो छोटा मोटा, ना ही कोई बाउंड्री वाल होती है नगाड़ा स्टाइल टेम्पल में, ठीक है। ये चीज़ इनमें ध्यान रखने की बात है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये आ गया मान लो मंडप, ठीक है, जहाँ पे मेनली हॉल होता है और जहाँ पे मेनली लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है अंतरला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गर्भागृह, ठीक है, गर्भागृह आता है मेनली यहाँ पे, मेनली मान लो यहाँ पे हमारे भगवान जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोग खड़े होते हैं कम्युनिटी हॉल में, और यहाँ पे एक बीच में थोड़ा स्पेस सा बना दिया जाता है जो हॉल और इसके बीच में होता है, गर्भागृह के बीच में होता है, और ये जो होता है यहाँ पे हमारे गॉड होते हैं। तो मेन चीज़ क्या होगी, सबसे पहले हम किससे पास हुए, सबसे पहले हम आए मंडप में, उसके बाद आया बीच में अंतरला, और उसके बाद आया हमारा गर्भागृह, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 3 1 2 3 1 किस में आ जाएगा, तो ये होगा हमारा बी,
ठीक है, ये हो गया हमारा बी। तो हम ऐसे नगाड़ा स्टाइल टेम्पल में जब हम एंटर करेंगे तो इस सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो जैसे कि इसका जो गर्भगृह के सबसे ऊपर होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे अमल का होता है, स्टोन लाइक डिस्क होती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, उसके ऊपर एक कलश लगा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं शिखर। ठीक है, इसको बोलते हैं शिखर। यहीं जहाँ पे गॉड होते हैं, गर्भगृह होता है, वहीं पे उनका वाहन भी होता है, व्हीकल्स भी होता है। ठीक है, तो मंडपा होगा जहाँ पे मेनली क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं, वर्शिपर्स खड़े होते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जहाँ पे। और एक जगती एरियाज भी होता है, थोड़ा सा रेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे मेनली क्या करते हैं, डिवोटीज प्रे करते हैं। ठीक है, और मेनली जो नगाड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर ये किस में बनाया जाता है, पंचयतन स्टाइल में बनाया जाता है। ठीक है, पंचयतन स्टाइल में बनाया जाता है। शिखर मेनली इसमें 3 टाइप के होते हैं, अभी मैंने बताया ना कि ये वाला जो पार्ट है वो शिखरा है। शिखर भी मेनली नगाड़ा स्टाइल टेम्पल में 3 टाइप के होते हैं, एक तो लैटिना, ठीक है, लैटिना या रेखा प्रसाद, एक होता है फेमसाना। ठीक है, एक होता है फेमसाना और एक होता है वल्लभी। ठीक है, एक होता है वल्लभी। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, शिखर होते हैं, और कोई मतलब बाउंड्री वाल या गेटवेज इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर में 3 जगह के जो टेम्पल्स हैं वो मेनली आते हैं। जैसे कि एक तो उड़ीसा में जो टेम्पल है वो भी नगाड़ा स्टाइल में ही आते हैं। खजुराहो जो स्कूल है वो भी किसके अंडर आता है, वो भी नगाड़ा स्कूल के अंडर आता है। और गुजरात और राजस्थान में जो भी सोलंकी डायनेस्टी ने जो भी हमारे वो बना रखे हैं गुजरात और राजस्थान में, वो भी किस में आते हैं, जो टेम्पल्स हैं वो भी नगाड़ा स्टाइल हमारे आर्किटेक्चर में ही आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाता है कंप्लीट। आप एक बार नगाड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जाके पढ़ो और कौन कौन से टेम्पल हैं वो भी जाके पढ़ो। तो उसमें उड़ीसा वाले भी आ जाएंगे, एमपी वाले भी आ जाएंगे और सोलंकी डायनेस्टी वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो नगाड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, अभी जाके उसको देख लो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। In the context of raw material procured for craft production from various places during the हड़प्पन period, consider the following: raw material versus place। ये बोला कि हड़प्पा पीरियड के टाइम पे जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाया जाता था। ठीक है, जैसे कि कॉपर है वो कहाँ से लाया जाता था, लैपिस लाजुलाई कहाँ से लाया जाता था। ठीक है, तो याद रखना जो लैपिस लाजुलाई है ना वो कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान से ही लाया जाता था। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। लैपिस लाजुलाई अफगानिस्तान, वहाँ पे भी एक जगह का नाम है शोरटूघाई प्लेस। ठीक है, शोरटूघाई प्लेस वहाँ से लाया जाता था। ठीक है, वहाँ से लाया जाता था। उसके अलावा जो स्टीटाइट है, देखो ईरान से मतलब लगभग कुछ नहीं लाया जाता था। स्टीटाइट भी मेनली गुजरात और राजस्थान से लाया जाता था। ठीक है, स्टीटाइट मेनली कहाँ से लाया जाता था, गुजरात और राजस्थान से। ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान से। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो चुकी है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो डायरेक्ट हमें आंसर आ गया। अगर हमें 2 स्टेटमेंट्स का भी पता है, कार्नेलिन मेनली गुजरात या लोथल से लिया जाता था, ये स्टेटमेंट सही है। और जो मेनली कॉपर है वो मेनली राजस्थान से लिया जाता था, ना कि गुजरात से। कॉपर मेनली कहाँ से लिया जाता था, राजस्थान से। और गोल्ड मेनली याद रखना वहाँ पे साउथ इंडिया से। ठीक है, साउथ इंडिया से। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे जो ये कुछ मटेरियल थे ये मेनली कहाँ से आते थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद रेफरेंस टू भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भक्ति मूवमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले नयनार्स और अलवर्स। देखो वहाँ पे है ना, भक्ति मूवमेंट में केवल 2 ही टाइप के भक्त मिलते हैं, एक तो अलवर्स साउथ इंडिया में, अलवर्स जो विष्णु की भक्ति करते हैं, और एक नयनार्स। ठीक है, देखो कैसे याद रखोगे कौन शिव की करते, देखो ये नयनार्स होते हैं, ये शिव के भक्त होते हैं। ठीक है, ये शिव के भक्त होते हैं, शिव के। ठीक है, और जो अलवर्स होते हैं ये विष्णु के भक्त होते हैं। ठीक है, ये किसके होते हैं, विष्णु जी के भक्त होते हैं। ठीक है, तो जो अब विष्णु के होते हैं तो इसमें याद रखो वी से विष्णु, अलवर्स में वी आता है और ये वी से होता है विष्णु। ठीक है, अलवर्स जो होते हैं विष्णु के भक्त होते हैं और जो नयनार्स होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ चीजें देखो। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही देख लेते हैं। सबसे पहले बोला नयनार्स वर लीडर्स हु डिवोटीज ऑफ शिवा, बिल्कुल अभी हमने देखा। सेकंड है नालायिरा दिया प्रबंधम वाज वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय अलवर। अलवर की एक मेजर कंपोजिशन है जिसको बोलते हैं नालायिरा दिव्य प्रबंधम। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है।
अब इसमें हमें ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अलवर्स और इनके बारे में यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो अलवर्स के बारे में। अलवर्स किसके भक्त होते हैं? विष्णु जी के। ठीक है, विष्णु जी के भक्त होते हैं। और अभी बताया कि नालायिरा दिव्य प्रबंधम क्या है, इनका मेन जो एंथोलॉजीज जो कलेक्टेड किए उन्होंने, इनको तमिल वेदा भी कहा जाता है। उस टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? तमिल वेदा। किसको? अभी जो हमने पढ़ा, नालायिरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, दिव्य प्रबंधम, बंधन, ठीक है, जो भी है उसको क्या बोला जाता है? तमिल वेदा भी बोला जाता है। जैसे 4 वेद संस्कृत के इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वैसे ही अलवर्स के लिए ये जो है ये भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मेनली इसमें हाइमन्स को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है किसमें? अलवर्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद ये दोनों ही क्या थे? तमिल पोएट्स एंड थे, तो आपको पता ही है, नयनार्स और अलवर दोनों ही। ठीक है, नयनार्स अब कहाँ के? ये किसके भक्त थे? शिव जी के। ठीक है, शिव जी के, शिवा के भक्त थे ये। और मेनली इनके जो नयनार्स में मेनली द 3 आते हैं। द 3 बोला जाता है। किनको बोला जाता है? 3 उनको बोला जाता है। 3 पोएट्स को द 3 बोला जाता है। कौन कौन से पोएट्स हैं? एक तो है नाना चंपांतर। ठीक है, नाना चंपांतर। एक है अपार। ठीक है, ये क्वेश्चन में जरूर आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, चंतारा मूर्ति। ठीक है, इनको ओफन द 3 बोला जाता है क्योंकि साउथ इंडियन टेम्पल्स में इनको एज ए सेंट्स वर्शिप भी किया जाता है। ठीक है, इन पोएट्स को क्या किया जाता है? वर्शिप भी किया जाता है। और ये मेनली क्या थे? शिव के भक्त थे। शिव के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। नयनार्स जो थे वो क्या थे? शिव के भक्त थे। ठीक है, 10th सेंचुरी में, याद रखना 10th सेंचुरी में नंबी, ठीक है, इन्होंने एक एंथोलॉजी में नयनार्स के जो हाइमन्स हैं उनको कलेक्ट किया था। ठीक है, इन्होंने नयनार्स के जो हाइमन्स हैं उनको कलेक्ट किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया तेवारम। जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? तेवारम, या फिर तिरुमुराई। ठीक है, तो ये 2 नाम, मतलब ये नाम है। तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है ये कलेक्शन किसका है? तो ये नयनार्स का है। और ये कलेक्शन किसका है? नल्लादिया दिव्या प्रबंधम, ये अलवर्स का है। तो ये इनका भी तो आ सकता है। तो ये जो है ये नयनार्स का कलेक्शन है और इनमें द 3 इनको बोला जाता है। और ये मैं हमने जो है मेन चीज़ बता दी। ये दोनों ही क्या थे? तमिल पोएट सेंट्स थे भक्ति टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलवर्स और नयनार्स के बारे में। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विद रेफरेंस टू चोलास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चोलास के बारे में हमें बताना है। चोलास के बारे में क्या क्या बताना है भाई? सबसे पहले है चोलास। विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ चोला अम्पायर। बिल्कुल, विजयालय चोला अम्पायर के फाउंडर थे। और सेकंड है चोलास किंग्स वर फेमस फॉर देयर नेवल पावर। जो चोला किंग्स थे वो अपनी नेवल पावर के लिए फेमस थे। बिल्कुल, चोला तो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी नेवल पावर के लिए। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या आ गया? सी। कुछ थोड़ा सा हम चोलास के बारे में भी देख ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चोलास की बात करें, ठीक है, अगर हम चोलास की बात करें तो चोलास क्या थे? पल्लवास के फ्यूडेटरीज थे। किसके थे? पल्लवास के फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, इन्होंने मेनली तंजौर को 850 AD में कैप्चर कर लिया था। ठीक है, फ्रॉम मुट्टारियार। ठीक है, किससे इन्होंने कैप्चर किया था? मुट्टारियार से इन्होंने मेनली कैप्चर किया था। ठीक है, 9th सेंचुरी के एंड तक जो चोलास थे उन्होंने 9th सेंचुरी के एंड तक इन्होंने क्या कर दिया था? जो भी पल्लवास थे उनको और जो भी पांड्यास थे उनको क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था। ठीक है, पल्लवास और पांड्यास जो भी थे उस टाइम के, उनको वो कर दिया था, क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था। और जितना भी साउथ तमिल का रीजन था वो अपने अंदर ले आए थे। ठीक है, उस साउथ तमिल के रीजन को क्या बोला जाता था? टोंडा मंडला। ठीक है, टोंडा मंडला। ठीक है, जितना भी साउथ का वो था वो इनके अंदर आ गया था। इन्होंने बहुत सारे रोड्स के नेटवर्क्स बनाए थे। ठीक है, इन्होंने इरिगेशन पे मेन ध्यान दिया था। ठीक है, याद रखना, रोड्स पे ध्यान दिया था, इरिगेशन पे ध्यान दिया था। इन्होंने मेनली टैंक कमेटी भी बनाई थी।
ठीक है, पानी के स्टोरेज के लिए। ठीक है, और मेन चीज़ याद रखना, चोलास के बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जिसको बोला जाता है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है इन्हीं के बारे में, चोलास के बारे में। ठीक है, ये मेनली किस किंग ने इशू किया था? ये मेनली किया था प्राणथाका चोला। ठीक है, प्रांत लास्ट बार की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, किस चोला जिसने उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन को इशू किया था? तो ये वाले चोला थे। ठीक है, ये मेनली जो भी वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी उसके बारे में ये बताता है, ये वाला। ठीक है, लोकल गवर्नेंस, ठीक, के बारे में ये बताता है। ठीक, फिर जो ये प्राणथाका चोला थे ये मेनली राष्ट्र कूटाज इनको डिफीट कर देते हैं। राष्ट्रकूटाज इनको क्या कर देते हैं? डिफीट कर देते हैं। किस बैटल में? बैटल ऑफ, क्या नाम है उस बैटल का? बैटल ऑफ टक्कोलम। ठीक है, बैटल ऑफ टक्कोलम में क्या कर देते हैं? जो राष्ट्रकूटाज हैं वो प्राणथाका चोला को क्या कर देते हैं? डिफीट कर देते हैं। ठीक है, और इनमें जो फेमस रूलर्स हैं वो 2-3 से आए हैं। देखो, एक तो ये हमने बता दिया प्राणथाका चोला, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन दिए थे। एक थे इनमें राजा। ठीक है, राजा 1। ठीक है, ये चोला थे, ये काफ़ी फेमस थे। 985 से 1014 तक थे ये एडी में। ठीक है, मेनली इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल जो भी है, राजा राजेश्वर टेम्पल या फिर बृहदेश्वर टेम्पल जिसको बोला जाता है, वो इन्होंने बनवाया हुआ है, बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये भी चोला ने बनवाया हुआ है। ये तंजौर में इन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था? 1010 एडी में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, और इन्होंने एक राजा के टाइम पे एक बैटल हुआ था, तो इन्होंने किसको हराया था? चेराज को इन्होंने क्या किया था? डिफीट किया था। चेराज को इन्होंने डिफीट किया था किस बैटल में? एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कांदानूर सलार। ठीक है, कांदानूर सलार का एक बैटल हुआ था जिसमें इन्होंने चेराज को क्या किया था? डिफीट किया था। एक और फेमस रूलर है इसी के टाइम पे, राजेंद्र 1। ठीक है, राजेंद्र 1 1012 मतलब 44 तक इन्होंने लगभग रूल किया राजेंद्र 1 ने। ठीक है, इन्होंने टोटल श्रीलंका को ही इन्होंने टोटल कैप्चर कर लिया था। ठीक है, सबसे फेमस रूलर इसलिए है ये, टोटल श्रीलंका को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इनको पंडिता चोला भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पंडिता चोला भी इनको बोला जाता था। और इन्होंने एक सिटी फाउंड की थी जिसको क्या बोलते थे? गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, गंगईकोंडा चोलापुरम। और इन्होंने राजेश्वरम टेम्पल भी बनाया था। क्या बनाया था? राजेश्वरम टेम्पल। राजा टेम्पल अलग है और राजेश्वरम टेम्पल अलग है। ठीक है, इसी टाइम पे ना कुछ ब्राह्मणों को लैंड दी जाती थी जिसको क्या बोला जाता? ब्रह्मदेया। ठीक है, ब्रह्मदेया एक लैंड बोली जाती थी जो ब्राह्मण्स को दान में दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे जो मेनली प्रोविंसेस थी वो किस में बटी हुई थी? मंडल्स में बटी हुई थी। किस में बटी हुई थी? मंडल्स में बटी हुई थी। और मंडल्स के बाद क्या थे? वल्लानाडूज थे। और वल्लानाडूज के बाद क्या थे? नाडूज थे। ठीक है, ये मेनली उसमें बटे हुए थे। ठीक है, और वल्लानाडूज को कौन देखता था? पेरिया नट्टार। कौन देखता था वल्लानाडूज को? पेरिया नट्टार। ये मेनली उसके जो प्रोविंस थे वो बटे हुए थे। यहाँ पे जो टाउन था उसको क्या बोला जाता था? नगरम। ठीक है, नगरम भी बोला जाता था। और यहाँ पे मतलब नगरम को एक काउंसिल एडमिनिस्टर करते जिसको बोले जाते थे नगरा अटार। ठीक है, नगरा अटार भी बोला जाता था मेनली इसकी उसको, किसको? काउंसिल जो नगरम को एडमिनिस्टर करती थी। ठीक है, तो ये सारी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको मेनली चोलास का नाम आते ही थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फेमस रूलर थे उस टाइम पे, प्रोविंसेस उनकी कैसे नाडूज में बटी हुई थी। ठीक है, और किसके मेनली वो थे। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको पता होनी चाहिए जब भी आप चोलास का नाम सुनते हो। ठीक है, तो हम चोलास क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विजय लाइन के फाउंडर थे और फेमस थे अपनी नेवल पावर के लिए, ये हमने इसमें देख लिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले द इंडस पीपल हार्वेस्टेड व्हीट, बार्ले, राइस, पीज, राइस, मस्टर्ड। बिल्कुल ये इन्होंने हार्वेस्ट करते थे। सेकेंड है ब्रोंज टूल्स वर यूज टू प्लो फील्ड
एंड एज टू हार्वेस्ट दी क्रॉप सिकल्स। ठीक है, तो जो ब्रो देखो यहाँ पे मेनली जो प्लो था ना वो मेनली किसका यूज़ किया जाता था, वुड का यूज़ किया जाता था। ठीक है, ना कि किसी ब्रोंज व्रोंज का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और जो सिकल्स थी वो मेनली किसकी, स्टोन की यूज़ की जाती थी, ना कि ब्रोंज की। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। फिर देखो थर्ड, कॉटन वाज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फेज, कॉटन इस टाइम पे प्रोड्यूस होता था, बिल्कुल होता था इस टाइम पे प्रोड्यूस। ठीक है, फोर्थ, रागी वाज नोन एक्सटेंसिवली, देखो रागी का वहाँ पे कोई सोर्स नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना रागी का कोई सोर्स नहीं मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में रागी नहीं मिलती है, हॉर्स नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखना हॉर्स, रागी, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ पे। रागी का दूसरा नाम क्या है, फिंगर मिलेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रागी वहाँ पे नहीं जानी जाती थी, तो इसका आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ गया, डी। ठीक है, हॉर्स भी यहाँ पे नहीं जाना जाता था, रागी नहीं जानी जाती थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। आयरन यहाँ पे नहीं पता था। ठीक है, और किस चीज़ के बारे में नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चैत्याज और विहाराज के बारे में बताना है। देखो चैत्याज और विहार्स, विहार्स क्या होते हैं, रहने के जो ड्वेलिंग प्लेस होते हैं मॉन्क्स के लिए, और चैत्याज मतलब जो पूजा करने के जो प्रेयर हॉल जो होता है उसको बोलते हैं चैत्याज। सबसे पहले चैत्याज एंड विहारा वर बोथ दी पार्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस, बिल्कुल दोनों के ही पार्ट होते थे ये। ठीक है, सेकंड, रॉक कट चैत्याज एंड विहार्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मौर्य, जो रॉक कट चैत्याज एंड विहाराज हैं वो किसके टाइम पे आए, वो मौर्यास के टाइम पे आए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, और ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही है। अब लेकिन जो चैत्याज विहाराज जो लार्जेस्ट नंबर में है वो मेनली किस रिलीजन के हैं, बुद्धिस्ट के हैं। ठीक है, ज़्यादातर नंबर बुद्धिस्ट जो चैत्याज एंड विहाराज का है। ठीक है, और मेनली ये वुड, पहले स्टार्टिंग में ये वुड से बनाए जाते थे। ठीक है, फिर स्टोन कट बनाए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद रॉक कट स्टार्ट हुआ मौर्यन के टाइम पे। ठीक है, और जो ये रॉक कट आर्किटेक्ट जो ये बनाए जाते थे, विहार्स बनाए जाते थे रॉक कट, इनका जेनिथ कब आता है, मतलब हाईएस्ट स्टेज इनकी कब पहुंचती है, वो पहुंचती है सतवाहनाज में। ठीक है, सतवाहनाज में मेनली इनकी हाईएस्ट स्टेज पहुंचती है रॉक कट वाले की। ठीक है, और जो अशोका थे ना, मेनली अशोका, उन्होंने 8 रॉक कट होल्स बनवाए थे। ठीक है, उन्होंने 8 रॉक कट होल्स बनवाए थे, कहाँ पे, बराबर 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 जो केव्स हैं और जो नागार्जुनी हिल्स यहाँ पे। ठीक है, नागार्जुनी हिल बराबर्स में मेनली इन्होंने एक बनाया था लोमास ऋषि केव। ठीक है, लोमास ऋषि केव, लोमास ऋषि। ठीक है, ये बनी थी रॉक कट, और यहाँ पे सीतामढ़ी वगैरह फाइन एग्जांपल्स इसके हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और राजगीर के आसपास जो भी चैत्याज और जो वो बने हुए हैं वो किसके लिए है, मेनली जैन मॉन्क्स के लिए वो डेडिकेटेड है। कहाँ पे, राजगीर के आसपास जो भी बने हुए हैं वो किसके लिए, जैन्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, मेनली तो आपको बस यही पता होना चाहिए कि चैत्याज विहार्स होते कहाँ हैं और मेन किसके लिए हैं, और रॉक कट कब ओरिजिनेट हुए और जेनिथ पे कब पहुंचे। ठीक है, तो हमारा 9th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मगधा टू emerge as मोस्ट पावरफुल ऑफ 16 महाजनपदाज, 16 महाजनपदाज में सबसे पावरफुल जो मगध है उसके इमरजेंस के फैक्टर्स क्या क्या, मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे इमर्ज हुआ। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस विच प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर टूल्स एंड वेपन, बिल्कुल वहाँ पे क्या थी, मेन आयरन माइंस थी, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड है कि एलिफेंट्स वर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मगधन आर्मी, बिल्कुल जो एलिफेंट्स थे वो इनके इम्पोर्टेंट सोर्स थे। थर्ड है एम्बिशियस किंग्स यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंदा, बिल्कुल यहाँ पे मेनली क्या हुए हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं। तो ये सारी ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे इसमें करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेनली देखो, याद रखो यहाँ पे मेनली 3 डायनेस्टीज आती हैं। एक तो है हरियंका डायनेस्टी यहाँ पे मेन आती है मगध में, एक आती है शिशुंगा डायनेस्टी। ठीक है, और एक आती है मेनली नंदा डायनेस्टी। नंदा का तो आपको पता है, महापद्मानंदा और धनानंद ये 2 फेमस रूलर हुए हैं। फिर शिशुंगा में एक तो शिशुंगा और एक कालाशोका। ठीक है, यहाँ पे मेन ये 2 फेमस रूलर हुए हैं। हरियंका डायनेस्टी में बिम्बिसार, अजातशत्रु, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ये फेमस रूलर्स हुए हैं यहाँ के। ठीक है, तो मेन 3 डायनेस्टीज थी ये। और पहले जो थी इनकी जो कैपिटल होती थी वो क्या होती थी, राजगृह। ठीक है,
स्टार्टिंग में मगध एम्पायर की जो कैपिटल होती थी वो राजगृह होती थी, लेकिन बाद में 4th BC में, ठीक है, 4th BC में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, पाटलिपुत्र, ठीक है, 4th BC में इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। यही मेन चीज़ें हैं, वैसे इसके बारे में मगध कैसे इम्पोर्टेंट वो हुआ। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द केव्स एट बराबर हिल्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य फॉर आजीविका सेक्ट। ये बोल रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको वो किया था, पैट्रोनाइज किया था उसके लिए। देखो मैं ये सबसे ये जो पहले जो क्वेश्चन करवाया ना उसमें ये बताना भूल गई कि जो बराबर केव्स, हाँ ये बता रखा, सॉरी, अशोका ने बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। ये जो बराबर और नागार्जुनी हिल्स हैं किसने बनाई थी, अकबर ने सॉरी अशोका ने बनवाई थी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे देखो अभी, द केव्स एट बराबर हिल वर पैट्रोनाइज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं किसने बनाई थी, अशोका ने बनवाई थी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। फॉर इट्स आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट के लिए बनाई थी लेकिन अशोका ने बनाई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग हो गई। सेकंड है द फैकेड ऑफ केव्स एट बराबर हिल्स डेकोरेटेड विद सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क एज एंट्रेंस। बिल्कुल वहाँ पे क्या बने हुए हैं, चैत्यास बने हुए हैं, और वो भी किस में बने हुए हैं, सेमी सर्कुलर डिजाइन में बने हुए हैं, ठीक है। और जो आजीविका सेक्ट है ये मेनली किस में आता है, नास्तिक स्कूल में आता है, हेटेरोडॉक्स स्कूल में आता है, ठीक है। और जो ये आजीविका सेक्ट है इसके मेन जो फाउंडर्स को किसको किसको बोला जाता है, मक्खाली घोषा को बोला जाता है। मक्खाली घोषा को क्या बोला जाता है, मेनली इनके फाउंडर बोला जाता है आजीविका सेक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और कब इन्होंने फाउंड किया था, ये 5th BC में, BCE, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, बी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें नहीं है बताना है, किसके बारे में, चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। चैल्कोलिथिक के पीरियड के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉपर एंड स्टोन ऑब्जेक्ट्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, बिल्कुल कॉपर तो होगा ही क्योंकि चैल्कोलिथिक पीरियड है। बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि ये सारे मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग, बिल्कुल ये बनते थे। कार्नेलिन उस पीरियड में भी था, इंडस वैली में क्वार्ट्ज था, स्टेटाइट था। द पीपल ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड्स वर वेल एक्वेंटेड विद मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ के मैन्युफैक्चर भी करते थे। द पेंटेड वेयर ग्रेप वेयर पोट्री वाज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ पोट्री। जो पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री थी वो सबसे कॉमनली यूज टाइप की पोट्री थी, ठीक है। तो ये हमारे ये स्टेटमेंट ये हमारा रोंग हो जाता है। ये जो थी ये मेनली कहाँ पे थी, हड़प्पन्स में थी, ना कि यहाँ पे चैल्कोलिथिक पीरियड में थी। तो डी स्टेटमेंट जो हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, रोंग हो जाता है, ठीक है। तो वैसे चैल्कोलिथिक पीरियड में कौन सी वाली जो पोट्री थी वो ज़्यादा फेमस थी, मतलब चैल्कोलिथिक पीरियड में जो पोट्री फेमस थी वो थी ओक्रे कलर्ड पोट्री, ठीक है। कौन सी थी, ओक्रे कलर्ड पोट्री, ठीक है। एक बार स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। ओक्रे कलर्ड पोट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। With reference to medieval sultans in India, consider the following statement. medieval sultans के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले बलबन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेज इन हिज मिलिट्री। देखो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज जो था वो किसने स्टार्ट किया था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज किसने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वहीं पे उन्होंने कौन से 2 सिस्टम लेके आया था, दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा, चेहरा थे अपने मिलिट्री पर्सन्स के लिए और दाग किस पे लगाया जाता था, हॉर्सेस पे लगाया जाता था, ठीक है। तो ये जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है, ना कि बलबन के टाइम पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ चेहरा और फेशियल रिकॉग्निशन इन हिज मिलिट्री, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है फिरोज शाह तुगलक सेटअप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, बिल्कुल इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्लेव्स का सेटअप किया था जिसको दीवाने बंदागन बोला जाता था, ठीक है, दीवाने बंदागन। और इन्होंने इक्ता को हेरिडिटरी कर दिया था, इक्ता जो सिस्टम है उसको क्या कर दिया था, हेरिडिटरी कर दिया था, ठीक है। ये भी सिस्टम इनका फेमस है। बलबन ने एक अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है, उनको बोलते थे दीवाने अर्ज, ठीक है। बलबन किस लिए फेमस है, दीवाने अर्ज के लिए, दीवान ए अर्ज, ठीक है। ये इन्होंने फेमस मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था अलग से, ठीक है। तो उसके लिए बलबन फेमस है ज़्यादा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट रॉन्ग होते डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया डी, ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया डी। और अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री के जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो किए हैं
तो आपको ये बड़ा ही आसान लगेगा। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि दिल्ली में कुछ कुछ डायनेस्टीज आए हैं, उनके सीक्वेंस याद रखो। सबसे पहले आई है कौन सी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आई है हमारी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव, खिलजी, उसके बाद आए हैं हमारे तुगलक। ठीक है, उसके बाद आए हैं हमारे सैयद, और उसके बाद आए हमारी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, अगर इसकी बात करें 1206 से 90 तक रहे हैं ये, खिलजी फिर 90 से 1320 तक रहे हैं। ठीक है, तुगलक की बात करें तो ये 1321 से 1413 तक रहे हैं। ठीक है, सैयद तो बहुत कम टाइम रहे हैं, 1414 से 1450 तक रहे हैं, और ये जो है 1451 से 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आ जाता, उसके बाद मुगल एम्पायर शुरू होता है। ठीक है, तो ये हैं दिल्ली सल्तनत की कुछ कुछ डायनेस्टीज जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और पहला कौन था इनमें, स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कुमार, अमात्याज और अयुक्ताज अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कुमार, अमात्याज और अयुक्ताज क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे मौर्यन में, प्रोविंशियल यूनिट थी। गुप्ता नहीं, गुप्ता में तो नहीं पढ़ा था अभी तक हमने, गुप्ताज का तो नहीं पढ़ा है, केवल और केवल हमने किसका पढ़ा है, गुप्ताज का, हाँ सॉरी हमने अभी गुप्ताज का पढ़ा है। ठीक है, मौर्याज का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था वो किसका पढ़ा था, गुप्ताज का पढ़ा था। और गुप्ताज में कौन थे, कुमार, अमात्याज, जो कि हाईएस्ट काउंसिल में आते थे। ठीक है, जो किंग और प्रोविंस, जो प्रोविंसेस थे उनके बीच में लिंक होते थे, तो ये क्या थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो मेनली गुप्ता अंपायर में वो होते थे, क्या होते थे, अपॉइंट किए जाते थे। ठीक है, तो याद रखना गुप्ता अंपायर में जो वो किए जाते थे। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी हुआ है, कहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको विश्वास भी नहीं हो रहा हो तो, शायद मैंने लिखवाया हो कहीं पे। देखो ये लिखवा रखा है एडमिनिस्ट्रेशन में, जब गुप्ताज का मैं करवा रही थी तो यहाँ पे कुमार, अमात्याज और अयुक्ताज के बारे में मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। ये गुप्ता के टाइम पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, Which of the following statement is not correct in context of social educational reforms introduced by Mughal Emperor Akbar? अकबर ने जो भी सोशो एजुकेशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए उसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब वो उन्होंने नहीं किया। फर्स्ट है अकबर इशूड ए ब्लैंकेट बैन ऑन सती। देखो इन्होंने ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया सती पे। इन्होंने ब्लैंकेट बैन क्यों नहीं लगाया, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी लेडी अपनी मर्जी से अगर सती में जाना चाहती है तो वो जा सकती है, अदरवाइज सती बैन है। ठीक है, इन्होंने ऐसे बोला था। सेकंड है ही लीगलाइज्ड विडो मैरिज, यस उसने लीगलाइज की थी। उन्होंने मैरिज की एज को 14 से 14 बढ़ा दिया था और बॉयज़ के लिए 16 कर दिया था। और एजुकेशनल सिलेबस में भी उन्होंने सेकुलर ऑब्जेक्ट्स को डाला था, जैसे कि मैथ्स, मोरल, साइंस। ठीक है, तो ये तीनों ही ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, ब्लैंकेट बैन उन्होंने नहीं लगाया था। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लोपामुद्रा, मैत्रेय, अपाला, ये सारे क्या हैं। ठीक है, ये सारी क्या हैं, तो याद रखना ये क्या है, एंशियंट टाइम पे वुमेन पोइट्स और राइटर हैं एंशियंट टाइम की। ठीक है, राइटर्स हैं एंशियंट टाइम की, वेदास के टाइम पे। ठीक है, जो मेनली वुमेन के ऊपर इन जिनका मेन फोकस था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फेमस वो हुई हैं, जैसे कि अंडाल थी एक फेमस अलवर वुमेन पोइट थी। ठीक है, ये कौन सी थी, अलवर वुमेन पोइट थी। ठीक है, उसके बाद लाल डेड। ठीक है, लाल डेड ये कहाँ से थी, मुस्लिम पोइटस थी कश्मीर से। ठीक है, ये कहाँ से थी, कश्मीर से थी। उसके बाद मीराबाई, ये तो आपको पता ही है, मीराबाई गुजरात राजस्थान। ठीक है, गुजरात राजस्थान। उसके बाद अव्वयार, अव्वयार 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 थी, ये भी तमिल पोइटस थी। ठीक है, जो भी पोइटस थी जो भी थी। एक थी अक्का महादेवी जो कन्नड़ा से थी, कौन थी, एक थी अक्का महादेवी। ये कुछ कुछ फेमस हुई है। ठीक है, ठीक है, ये कुछ कुछ फेमस हुई हैं जो मेनली जिन्होंने वुमेन के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये भी है लोपामुद्रा, मैत्रेय, अपाला। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोलता है राजसूय। राजसूय का मतलब क्या होता है, राजसूय मतलब राजा अपने आप को क्या करना, सुप्रीम कर देना। ठीक है, राजसूय तो वही है, सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन किंग। ठीक है, उसको बोलते हैं राजसूय। ठीक है, राजा को सुप्रीम पावर देना मतलब सुप्रीम पावर ऑन किंग, बिल्कुल सही है राजसूय का मतलब।
फिर है वाजपेय और अश्वमेध। देखो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता होगा। अश्वमेध में क्या होता था, एक घोड़ा दौड़ाया जाता था और जो भी उसको पकड़ता था उस पर युद्ध घोषित कर दिया जाता था। तो यही था अश्वमेध। क्या था, अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एन एरिया ऑन विच रॉयल हॉर्स रेन अनइंटरप्टेड चैरियट। ठीक है, तो ये था अश्वमेध। ठीक है, तो वहीं तक उनकी टेरिटरी मानी जाती थी जहां तक वो रॉयल हॉर्स जाता था। ठीक है, तो उसको बोलते थे अश्वमेध, ना कि इसको। और वाजपेय क्या था, वाजपेय था ये रेस लगाई जाती थी रॉयल चैरियट्स की, जहाँ पे एक दूसरे के साथ वो मतलब रेस लगाते थे उनके चैरियट्स। ठीक है, तो वो थे वाजपेय, उसको बोलते हैं वाजपेय। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट अपोजिट लिख रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लिख रखी है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या बोलता है, रिवर्स एडवाइजरी मैनेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, रिवर्स एडवाइजरी मैनेजमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है एमएसएमई सेक्टर से। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि इसके है रैम्प का अगर फुल फॉर्म देखें तो वो हो सकती है कि रेजिंग एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। क्या है, रेजिंग एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैम्प के बारे में। ठीक है, और अभी क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का जो लोन है वो दिया है विद मैच्योरिटी पीरियड 18.5 ईयर्स एंड 5 ईयर का ग्रेस पीरियड, तो उसके लिए ये ज़्यादा है, रैम्प के अंडर वो दिया गया है। ठीक है, एमएसएमई की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। संगम लिटरेचर के बारे में हमें बताना है। संगम लिटरेचर, फर्स्ट, संगम टेक्स्ट वर प्रीडोमिनेटली सेकुलर इन नेचर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि जो संगम टेक्स्ट थे वो क्या थे, प्रीडोमिनेटली सेकुलर थे। ठीक है, सेकंड है संगम पोएम्स डिस्क्राइब द मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऑफ किंग्स एंड चिप्स। यस, मिलिट्री एक्सपर्ट भी उसमें पाया जाता है। थर्ड है संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड विद यमुनास। बिल्कुल फॉरेनर्स के साथ ट्रेड के बारे में भी संगम लिटरेचर लिखते हैं। ठीक है, और तमिल लिटरेचर के जो अर्लीस्ट कंपाइलेशन है वो संगम में ही हुआ था। ठीक है, याद रखना, जो 3 संगम्स हुई थी। ठीक है, और उसमें इनको कंपोज किया गया था। ठीक है, 3 संगम से मेनली कहाँ कहाँ पे हुई थी, संगम जो लिटरेचर बने हैं ये 3 संगम्स में बने, और 3 संगम मेनली कहाँ कहाँ पे हुई थी। एक तो हुई थी सबसे पहली मदुरई में। ठीक है, सेकंड हुई थी कपाडापुरम में, कपाडापुरम। ठीक है, एक हुई थी कपाडापुरम में, और एक कहाँ पे हुई थी, थेन मदुरई। ठीक है, थेन मदुरई में हुई थी। ये 3 काउंसिल हुई थी। जितने भी जो फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी वर्क थे वो सारे लॉस्ट हो गए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो संगम हुई उसके जितने भी वर्क थे वो सारे लॉस्ट हो गए, एक्सेप्ट सेकंड का एक काम बचा है, एक ही कलेक्शन बता है जिसको बोलते हैं टोल का पीएम। ठीक है, टोल का पीएम, जिसको टोल का पीआर ने लिखा था। ठीक है, तो टोल का पीएम ही केवल एक बचा हुआ। सेकंड संगम का वर्क, फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी वर्क थे वो सारे लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, और केवल थर्ड संगम के जो वो हैं वो वर्क बचे हुए हैं, और जो थर्ड संगम के जो वर्क हैं उसको 8 एंथोलॉजीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसको 8 एंथोलॉजीज में डिवाइड किया गया है। उनको 8 एंथोलॉजीज का नाम दिया गया है इट्टू टोकोई। ठीक है, इट्टू टोकोई उनको नाम दिया गया है। ठीक है, इट्टू टोकोई, और फिर फर्दर इट्टू टोकोई को 10 उसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 10 में डिवाइड कर दिया गया, जिसको बोलते हैं पट्टू पट्टू। ठीक है, उन पोएम्स को किसमें डिवाइड कर दिया गया, पट्टू पट्टू, कई टाइप की उसमें पोएम्स में उसको डिवाइड कर दिया गया। ये कोई रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, वेदास जैसा नहीं है कि उसमें कुछ रिलीजियस चीज़ें बताई गई हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होती है हमारी ये क्या हो जाती है, इसका आंसर, सारी स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अकम और पूरम क्या है। देखो अकम और पूरम जो अभी हमने बात की ना संगम लिटरेचर की, तो उसी में 2 टाइप की पोएम होती हैं इसी में। ठीक है, संगम लिटरेचर में एक थी अकम, एक है पूरम। ठीक है, तो पोएम्स इन तमिल जो लिटरेचर होते हैं उसी को बोलते हैं अकम एंड पूरम। अकम होती है लव स्टोरीज। ठीक है, लव की पोएम्स, और जो पूरम होती हैं वो होती है हीरोइक पोएम्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। E100 प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार की टेस्ट सीरीज में भी आया हुआ है, अगर आप पिछले साल से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। तो E100 किससे रिलेटेड है, E100 है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल अक्रॉस इंडिया। ठीक
ठीक है, किससे रिलेटेड है, इथेनॉल से रिलेटेड है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें बताना है कि कौन सा डांस है ये, ठीक है, तो हमें ये बताना है। सबसे पहले ये क्लासिकल सोलो डांस है, ठीक है, सबसे पहले तो सोलो डांस है, ठीक है। फॉर्म आइडियली सूटेड फॉर परफॉर्मेंस बाय वुमेन, और मेनली किसके लिए सूटेड है, वुमेन के लिए। तो आपको देखते ही इसमें याद आ जाना चाहिए कि एक ही डांस है जो केवल और केवल किसके लिए, वुमेन के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल फीमेल करती हैं, ठीक है। केरला का डांस है ये। इट इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल स्विंग बॉडी मूवमेंट विद नो एब्रप्ट जर्क्स व्हिच आर बोरोड फ्रॉम वेरियस फोक डांसेस लाइक कई कोटी कल्ली, ठीक है। तो बताना है कौन सा डांस है, तो हमने बता दिया मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये केरला का क्लासिकल डांस है, ठीक है। और मेनली इसमें जो डांस में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक लश्या एक तांडवा। इसमें जो लश्या एस्पेक्ट है ना डांस का, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, लश्या एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। और इसमें 40 डांस मूवमेंट्स का एक कलेक्शन है जिसको बोला जाता है अट्टा वाकुल या फिर अट्टा वाउल्स, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें 40 बेसिक डांस मूवमेंट्स हैं मोहिनी अट्टम में जो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि अट्टा काउस किस डांस से रिलेटेड ये आ सकता है, लस्या एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा फेमस है। मोहिनी अट्टम कहाँ पे है, मेनली केरला में ये किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, इसके बारे में हो गया मोहिनी अट्टम के बारे में, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ चीज़ें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम किसके बारे में, जो इसमें और चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि और डांस दे रखे हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कुचिपुड़ी, ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से, वो है आंध्रा से, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, आंध्रा से। और यहाँ पे मेनली जो परफॉर्मेंस की जाती है वो किससे की जाती है, ग्रुप में की जाती है, ग्रुप ऑफ एक्टर्स करते हैं, ठीक है। मेनली ये फेमस किस टाइम पे हुआ, मेनली प्रोमिनेंस में किस टाइम पे आया, ये आया विजयनगर के टाइम पे, विजयनगर के टाइम पे, या फिर आप बोल सकते हो कि गोलकोंडा रूलर्स के टाइम पे ये मेनली फेमस हुआ, ठीक है। और मेनली इसमें रिसाइटल किन स्टोरी का किया जाता है, यहाँ पे रिसाइटल किया जाता है भगवत पुराण का, ठीक है। मेनली भगवत पुराण का यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसाइटल, वहाँ भगवत पुराण से स्टोरी ली जाती है, उनको रिसाइट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किसका डोमिनेंस है, श्रृंगारापासा, ठीक है, श्रृंगारापासा का यहाँ पे क्या डोमिनेंस है, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जो फेमस है श्रृंगार रस है। और मेनली इसमें डांस के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, डांस के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नृत्य, एक होता है नाट्य और एक होता है नृत्य, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें इस डांस में फेमस हैं, ठीक है, तीनों ही इस डांस में फेमस हैं। जैसे कि जो नृत्य है उसको बोला जाता है पटाक्षरा, क्या बोला जाता है, पटाक्षरा, ठीक है। और जो नृत्य है उसको बोला जाता है कावुत वंश, ठीक है। तो ये चीज़ उसका बोला जाता है। दोनों ही तांडव और लश्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेनली क्या है, ये तेलुगु में मेनली बोला जाता है, ठीक है। और मेनली इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं जैसे कि वायलिन हो गया, मृदगम हो गया, कार्नेटिक म्यूजिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्नेटिक म्यूजिक का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कार्नेटिक म्यूजिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें देख ली हमने किसके बारे में, कुचिपुड़ी डांस के बारे में, जो कि मेनली आंध्रा में किया जाता है, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन में एक और दे रखा था जिसको बोला जाता है कथकली, ठीक है। कथकली जो डांस है ये मेनली कहाँ पे फेमस है, केरला में, ठीक है। ये मेनली क्या है, ड्रामा है, ठीक है। और मेनली महाभारत और रामायण और कृष्णअट्टम, मतलब 2 टाइप की स्टोरी मेनली यहाँ पे होती है, एक तो रामायणअट्टम एक कृष्णअट्टम। मेनली किससे, रामायण और महाभारत से यहाँ पे स्टोरी ली जाती है, ठीक है। और इलेबोरेट फेशियल मेकअप होता है यहाँ पे, फेशियल मेकअप बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होता है, ठीक है, कथकली में, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग इमोशंस को शो करने के लिए फेस पे, ठीक है। तो वही है कि ओपन एयर थिएटर में इसको किया जाता है। और यहाँ पे सॉन्ग्स में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको क्या बोला जाता है, मणिपुरावलम, मतलब ये जो है लैंग्वेज यूज़ की जाती है यहाँ के जो मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें। और ये मणिपुरावलम क्या है, ये मेनली मलयालम और संस्कृत का क्या है, मलयालम और संस्कृत का क्या है, कॉम्बिनेशन है, मलयालम और संस्कृत का कॉम्बिनेशन है ये,
जो इसमें सॉन्ग यूज होते हैं, जो मेनली सिंगिंग की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, कथकली। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मेन एक और बस उसमें दे रखा है कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मेनली क्या है, सबसे क्लासिकल डांस में सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसको फायर डांस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फायर डांस भी बोलते हैं, और इसमें मेनली इक्वल इम्फेसिस होता है कि इस पे तांडव पे भी और लश्या पे भी इक्वल इम्फेसिस होता है। ठीक है, नीज इसमें जो होते हैं ना वो हमारे बेंट रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक मुद्रा सबसे प्रिंसिपल मुद्रा है जिसको बोलते हैं कटाका मुख, कटाका मुखा हस्ता, ये इसमें प्रिंसिपल वो होती है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, भरतनाट्यम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके रिसाइटल के, उनके रिसाइटल के कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अलियरप्पू रिसाइटल के वो होते, तो ये अलियरप्पू किससे रिलेटेड है, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। जतीस वर्मन वरम, ठीक है, शब्दम, वर्णम, पदम, जवाली, थिल्लाना, तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे ही भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, ये उसके रिसाइटल में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट डांस है, ये हमने बता दिया, कथकली के बारे में बता दिया, और किसके बारे में बता दिया, कुचिपुड़ी के बारे में बता दिया। इन तीन केवल और केवल जो भी आपकी नितिन सिंघानिया वाली बुक है ना उसको लो और केवल 3 डांस को देखो। ठीक है, इन 3 डांस को रट लो, उसके बाद छोड़ दो और साइड वालों को छोड़ दो। ठीक है, केवल और केवल इन चारों को रट लो, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली और भरतनाट्यम। ठीक है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है, तो हो जाता है 22। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स थेरेपी, ये किस में दी जाती है, याद रखना है किस में जाती है, कैंसर में दी जाती है। थेरेपी टू ट्रीट एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, उसके लिए क्या होती है, ये वाली थेरेपी दी जाती है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने के लिए तो है नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जटाका स्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म क्या है, मेनली जिसमें उसके पिछले जन्म की स्टोरीज के बारे में बताया गया है। इवेंट्स फ्रॉम प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा आर डिपिक्टेड इन दिस स्टोरी, बिल्कुल सही है। सेकंड, दे आर डिपिक्टेड ऑन रेलिंग एंड तोरानाज ऑफ स्तूपास, बिल्कुल रेलिंग और तोराना जो है उस पर ये बनाई गई हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, तो ये तो कोई इसमें ज़्यादा बताने लायक है नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता, गुप्ता इतने ज़्यादा राइज क्यों किए, उनका मेन रीज़न क्या था। ठीक है, उनका मेन रीज़न क्या था, सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग आर्मी विद एक्सीलेंट यूज ऑफ फोर्सेस, बिल्कुल उस टाइम पे थे। फर्टाइल रिच आयरन रिच सॉइल और सिल्क ट्रेड से प्रोक्सिमिटी, तो तीनों ही चीज़ों ने उनको हेल्प किया ग्रोथ करने में, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले गुप्ताज के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पुंग चोलम्स एंड करतार चोलम्स, ये एसेंशियल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस डांस से रिलेटेड है, तो याद रखना ये किससे है, मणिपुरी संकीर्तना से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये मणिपुरी संकीर्तना से ये रिलेटेड है। ठीक है, ये पुंग चोलम और करतार चोलम। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सेज पोर्टल किसके बारे में है, ठीक है, सेज पोर्टल के बारे में बताना है। देखो सेज की फुल फॉर्म होती है सीनियर केयर, अगर आपको पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सबसे पहले है, इट एम्स टू प्रोवाइड वन स्टॉप एक्सेस टू एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। यह ऐसे क्रेडिबल स्टार्टअप से वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सेकंड है, इसको एमएसएमई मिनिस्ट्री ने का इनिशिएटिव है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसका इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन भी पिछली बार के टेस्ट सीरीज में हम करवा चुके हैं। ठीक है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ओनली ए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। प्राण स्वास्थ्य वायु, ये किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार हो सकता है, हो चुका है। ठीक है, क्या है, ये वेंटिलेटर है जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में यूज हुए हैं। जो हमने करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं ना उसमें ये सारे क्वेश्चन पहली वाली टेस्ट सीरीज में हो चुके हैं, तो ये सारे किस नाम से, ये सारे वेंटिलेटर्स हैं जो कि इसरो की विक्रम साराभाई उसने किए हैं। ठीक है, जिनका सेंटर कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में है।
कहाँ पे इनका सेंटर केरला में है, ये याद रखो, ठीक है, केरला के तिरुवनंतपुरम में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। साउथ इंडिया में बोल रखा है विलेजेस किस किस टाइप्स के होते हैं। उर, देखो बिल्कुल उर भी होता है, सभा भी होता है और नगरम, तीनों ही टाइप के, इन तीनों को ही साउथ इंडिया में विलेजेस बोला जाता था, ठीक है। जो उर होते थे मेनली इसमें रहते थे पीजेंट कास्ट, जो मेनली खेती करते थे। सभा जो होती थी वो मेनली होती थी जो ब्राह्मणों को जो जमीन दी जाती थी ना ग्रांट में, वहाँ पे मेनली ब्राह्मण्स रहते थे। और जो नगरम थे वो यहाँ पे मेनली ट्रेडर्स और मर्चेंट्स रहते थे, ठीक है। तो ये तीनों ही टाइप के गांव ही थे साउदर्न इंडिया में। तो आंसर क्या आ जाता है हमारा ए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वैश्यसिका स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है? वैश्यसिका स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक थ्योरी, बिल्कुल ये एटॉमिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। इट हेल्ड दैट सोल वाज वोली डिफरेंट फ्रॉम कॉस्मोस, बिल्कुल इसने बोला कि जो सोल है वो कॉस्मोस से डिफरेंट है। थर्ड है इट इज इन जर्नल एग्रीमेंट विद एंटायर मेटाफिजिकल पोजीशन ऑफ सांख्य, इसने बोला कि ये जर्नल एग्रीमेंट में है एंटायर जो मेटाफिजिकल पोजीशन है सांख्य की उससे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है कि ये उसके मेटाफिजिकल उसके एग्रीमेंट में। तो याद रखना सांख्य के मेटाफिजिकल एग्रीमेंट के साथ है योगा, ठीक है। सांख्य के मेटाफिजिकल उसके साथ है योगा, ना कि ये वैशेषिका, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। योग है, देखो अब सांख्य मेनली किसने किया था? सांख्य मेनली लेके कौन आया था? कपिला, जो कपिला ऋषि थे वो उन्होंने मेनली शुरू किया था सांख्य को, ठीक है। और मेनली इसमें क्या माना जाता है? पुरुष और प्रकृति माना जाता है। पुरुष और प्रकृति का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, पुरुष और प्रकृति। और अगर योगा की बात करें, ये किसने स्टार्ट किया? ये किया पतंजलि ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसमें भी इसमें दो चीजों के बारे में मतलब बात की जाती है। एक तो पुरुष और प्रकृति और एक बात की जाती है बॉडी एंड सोल, ठीक है। इसमें एक बॉडी एंड सोल और एक पुरुष और प्रकृति, इन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है योगा में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसमें? योगा के बारे में। तो हमारा मेटाफिजिकल पोजीशन जो योगा की हुई वो सांख्या से मैच करती है, ना कि वैशेषिका की, ठीक है। तो देखो हमने सांख्य देख लिया, कपिला ने इसको शुरू किया और मेनली इसमें कंसेप्ट है इस चीज का, ठीक है। तो हमने योगा का भी देख लिया अभी, ठीक है। और वैसे वैशेषिका की अगर हम बात करें, वैशेषिका मेनली किसने शुरू किया था? कन्नडा ने। किसने शुरू किया था? कन्नडा ने, ठीक है। और इसने बोला था कि जो वर्ल्ड है वो एटम से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें जो सबसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणा या जो ब्राह्मण है, जो भी ब्रह्मा है, जो जिस नाम से भी वो जानता है कि वो जो इन एटम्स में कॉन्शियसनेस देते हैं, वो इन एटम्स में क्या देते हैं? कॉन्शियसनेस देते हैं। तो ये वैशेषिका स्कूल में बताया गया था। तो ये तो बिल्कुल ही सांख्य से मैच नहीं करता, ये कुछ डिफरेंट चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये कितने स्कूल हो गए? एक हो गया सांख्य, एक हो गया योगा, एक हो गया वैशेषिका। ये तीनों किस में आते हैं? ऑर्थोडॉक्स स्कूल में आते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में तो और दो भी आते और तीन भी आते हैं, जैसे कि एक हो गया पूर्व मीमांसा, एक हो गया उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है वो मेनली मानते हैं वेदास को, ठीक है। जो उत्तर मीमांसा है वो मेनली किसको मानते हैं? उत्तर मीमांसा में मेनली तीन और बढ़ जाते हैं, उत्तर मीमांसा में 3 स्कूल्स और बढ़ जाते हैं। एक होते हैं अद्वैता, ठीक है, अद्वैता जो मेनली शंकराचार्य जी ने बताया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं विशिष्टा, ठीक है। विशिष्टा मेनली रामानुज जिसके बारे में बताते हैं। और एक आते हैं हमारे द्वैता, जिसके बारे में कौन बताते हैं? माधवाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य मेनली इसके बारे में बताते हैं। और मेनली जो उत्तर उपनिषद है ना, वो उपनिषद को मेनली मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं। और जो पूर्व मीमांसा वो किसको मानते हैं? वेदास को मानते हैं। उत्तर मीमांसा किसको मानते हैं? उपनिषद को मानते हैं। इसलिए उत्तर मीमांसा को वेदांता भी बोला जाता है, ठीक है, वेदांता भी बोला जाता है। तो ये 2 स्कूल ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा एक और स्कूल है हमारे न्याय, एक और स्कूल है हमारा न्याय, ठीक है। एक और जो न्याय स्कूल है इसको किसने शुरू किया? गौतम ने, ठीक है। और इसमें मेनली किस न्याय मतलब रेशनल अप्रोच को इसमें फॉलो किया जाता है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए किसको रेशनल अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो अब देखो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, एक तो न्याय, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा, ठीक है, एक सांख्य, एक योग, एक वैशेषिका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीजें हमने सबके बारे में देख ली है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कार्नेटिक म्यूजिक से कौन सा रिलेटेड है? ठीक है कार्नेटिक म्यूजिक से कौन सा रिलेटेड है? तो याद रखना जो एक टप्पा है ना, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है, ना कि कार्नेटिक से। तो थिल्लाना और तनम, अभी बताया था थिल्लाना भरतनाट्यम में थिल्लाना आया था, ठीक है। तो ये सी कार्नेटिक से और तनम भी कार्नेटिक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो कार्नेटिक से रिलेटेड है और ये वाले नहीं है। अगर हम इनकी लिस्ट बनाने लगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले थिल्लाना और तनम तो हो गए, उसके बाद गीतम, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये तो याद ही रखने पड़ेंगी, सुलादी, ठीक है। उसके बाद तनम, तनम भी हो गया, थिलाना, थिलाना भी हो गया, ठीक है। उसके बाद स्वराजाति, स्वराजाति, वर्णम, ठीक है, कृतनम, कृति, पल्लवी। तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे हमारे कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड है, कार्नेटिक म्यूजिक से। अब कुछ है ना जो वो हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी म्यूजिक से कुछ रिलेटेड है, जैसे कि ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद, ख्याल, तराना, तिलाना नहीं तराना, ठीक है, टप्पा, त्रिवत, ठीक है, टप ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन। ये सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, महाबलीपुरम में कौन कौन से टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। तो देखो शोर टेम्पल बिल्कुल वहीं पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल शोर टेम्पल यहाँ पे महाबलीपुरम में, और गणेश रथ टेम्पल भी वहाँ पे बना हुआ। गणेश रथ और जितने भी पांडव हैं, द्रौपदी हैं, उनके भी रथ टेम्पल महाबलीपुरम में ही बने हुए हैं। और लड़खान टेम्पल ये कहाँ पे है, ये लड़खान जो टेम्पल है ये है हमारा इसमें कर्नाटका में, अहियोल में है। ये कहाँ पे है, अहियोल कर्नाटका में ये हमारा टेम्पल है। और मेनली किसके लिए है ये लड़खान टेम्पल, मेनली शिवा के लिए डेडिकेटेड है। चालुक्यंस रूलर्स ने इसको बनवाया था, ठीक है, याद रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि ये तो महाबलीपुरम में नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 1 and 2 शोर टेम्पल। और जो गणेश रथ टेम्पल है वो कहाँ पे रिलेटेड है, कहाँ पे है, मेनली महाबलीपुरम में रिलेटेड है। और जो मेनली रथ टेम्पल है वो क्या है, मोनोलिथिक भी है, ठीक है। जो ये गणेश रथ टेम्पल बोले ना मोनोलिथिक है, 5 पांडव और द्रौपदी और गणेश इन सब के रथ टेम्पल वहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। और तमिलनाडु में मेनली महाबलीपुरम के जितने भी टेम्पल हैं वो किसने बनाए, मेनली तमिलनाडु में बने हुए हैं। 7th से 8th सेंचुरी CE के बीच में बने हैं, और मेनली पल्लव डायनेस्टी ने इनको बनाया है, ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी ने इनको बनाया है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। टर्म्स बतानी है और वो किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है हमको वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले है मूवेंदावेलन। मूवेंदावेलम क्या होता है, बिल्कुल एक पीजेंट जो 3 किंग्स को सर्व करता है। ये पिछली बार के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ाया था। सेकंड है महारथा। महारथा क्या होता है, विलेज हेडमैन। देखो नहीं, विलेज हेडमैन नहीं होता, महारथा होता है विलेज हेडमैन को जो एल्डर्स जो बूढ़े हो जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं महारथा, ठीक है। ग्राम महारथा उनको बोलते हैं जो एल्डर्स जो हेल्प करते हैं हेडमैन को उसका काम चलाने में। तो महारथा तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। और फिर है अंथापुरा। रॉयल हाउस होल्ड में जो होते हैं उनको बोलते हैं अंतपुर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टर्म्स और डिस्क्रिप्शन। कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के पेपर में तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कथक डांस के बारे में बताना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कौन कौन से डांस के बारे में हमने पढ़ा है, याद है ना, ठीक है। तो कथक डांस के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई शंकरादेवा एज मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वैष्णव फेथ। देखो वैष्णव फेथ को प्रोपेगेट करने के लिए शंकरादेवा ने कथक डांस नहीं, उन्होंने कौन से डांस को शुरू किया था, सत्रिया डांस को। कौन से डांस को, सत्रिया डांस को उन्होंने शुरू किया था, ना कि कथक डांस को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। सेकंड है इट इज ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक। बिल्कुल हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड ये ओनली क्लासिकल डांस है। और सब में कार्नेटिक यूजेस का, कार्नेटिक म्यूजिक का मेनली यूज होता है। और मेनली ये किस में बटा हुआ है, घरानाज में बटा हुआ है, ठीक है। और मेनली कथक में क्या हो जाता है, मेनली कथा को मतलब वो किया जाता है, स्टोरी टेलिंग की जाती है, ठीक है। एंशियंट इंडिया में इसका ओरिजिन माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है, एंशियंट इंडिया में ये ओरिजिनेट हुआ ऐसा माना जाता है,
ठीक है। और मुस्लिम, ये ओनली हमारा क्लासिकल डांस है जिसका जो लिंक है वो किससे, मुस्लिम कल्चर से है, ठीक है। ओनली डांस है जिसका जो वो है मेनली मुस्लिम कल्चर से, एक ही डांस है जिसका लिंक है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि शंकरा देवा ने वैष्णव फेथ को प्रोपेगेट करने के लिए सत्रिया डांस को शुरुआत की थी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। वातापी कोंडा किसने अपने आप को नाम दिया था? वातापी कोंडा किसने अपने आप को नाम दिया था? ये तो आपको पता ही होगा, नरसिम्हन वर्मन वन ने। किसने अपने आप को नाम दिया था? नरसिम्हन वर्मन वन ने। जो नरसिम्हन वर्मन थे इनको महामल्ला भी बोला जाता था। क्या बोला जाता? महामल्ला, ठीक है। महामल्ला ये 630 से लेके और 668 AD तक थे लगभग, ठीक है। ये इस पीरियड में थे ये महामल्ला। ये महेंद्र वर्मन के बेटे थे। किसके बेटे थे? ये महेंद्र वर्मन के बेटे थे, महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन के ये बेटे थे नरसिम्हन वर्मन वन, ठीक है। ये मेनली कौन थे? ये कौन डायनेस्टी कौन सी थी? पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा के रूलर थे ये, ठीक है। और याद रखना इन्होंने ही जो पुलकेशिन सेकंड थे, याद है पुलकेशिन सेकंड जो सबसे फेमस रूलर थे, पुलकेशिन सेकंड को इन्होंने मारा था, ठीक है। और इन्होंने वातापी को कैप्चर किया था। पुलकेशिन सेकंड को मार के इन्होंने वातापी को कैप्चर किया था और इसलिए इनका जो टाइटल पड़ गया था वो क्या बन गया था? वातापी कोंडा, मतलब वातापी को जीतने वाले, ठीक है। तो इन्होंने पुलकेशिन सेकंड की जो डेथ थी इन्होंने की थी। और पुलकेशिन सेकंड कौन थे? चालुक्य रूलर थे, मतलब चालुक्यन थे ना, तो चालुक्यस को इन्होंने कैप्चर किया था और वातापी को इन्होंने अपनी कैपिटल मतलब छीन ली थी, तो इसलिए इनको वातापी कोंडा भी बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे याद रखना ह्यून सांग भी आए हैं, ह्यून सांग भी आए हैं 642 AD में, ठीक है। 642 AD में ह्यून सांग भी आए हैं। और महाबलीपुरम ममल्लापुरम जो है इन्हीं के नाम से बने हुए हैं, महाबलीपुरम ममल्लापुरम वो इन्हीं के नाम से बने हुए नरसिम्हन वर्मन वन के, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या बोलता है? ही डिफीटेड किंग हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। इन्होंने नर्मदा के बैंक पे हर्षवर्धन को हराया था। और एक ही किंग थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, वो वही किंग थे जो अभी नरसिम्हवर्मन ने जिनको मारा था। कौन से थे वो? पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। याद रखना पुलकेशिन सेकंड को किसने मारा था? नरसिम्हवर्मन ने मारा था। ये पल्लवा के रूलर थे, ठीक है। और इनको ममल्ला भी बोला जाता है और इसलिए उन्होंने अपने आप को वातापी कोंडा का टाइटल भी दिया था। लेकिन पुलकेशिन सेकंड पहले किसको हरा चुके थे? हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे कौन रहते थे? रवि कीर्ति रहते थे जिन्होंने अहियोल इंस्क्रिप्शन बनाया था। तो रवि कीर्ति भी इसके टाइम पीरियड में आए हैं जिन्होंने अहियोल इंस्क्रिप्शन बनाया था, ठीक है। और इन्होंने कंदम्बा कैपिटल जो थी बनावासी में उसको भी सब्जुगेट किया था। और गंगाज है मैसूर के, उनको भी मतलब इन्होंने छीना था। तो ये काफी ज्यादा पराक्रमी राजा थे। तो ये थे कौन? पुलकेशिन सेकंड जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। तो ह्यून सांग ने इनके किंगडम को भी क्या किया था? ह्यून सांग ने इनके उसमें भी आए थे ये। तो ह्यून सांग मेनली किस कब थे? हर्षवर्धन के टाइम पे थे। हर्षवर्धन के टाइम पे और कौन था? पुलकेशिन सेकंड भी था। और कौन था इस टाइम पे? नरसिम्हवर्मन टू भी था। तो एक चीज ध्यान रखना कि ह्यून सांग किस किस के टाइम पे है, उस टाइम पे कौन कौन है, ठीक है। तो ह्यून सांग के टाइम पे हर्षवर्धन भी है, पुलकेशिन सेकंड है, नरसिम्हवर्मन है। तो ये सारे ही इसी टाइम पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको याद रखो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। चिश्ती ऑर्डर के बारे में बताना है। चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफी। फर्स्ट है डिस्पाइट प्रीचिंग ऑस्टेरिटी चिश्ती ट्रेडिशन वाज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। इसे बोल रहा है कि ऑस्टेरिटी के अलावा जो चिश्ती ट्रेडिशन थी वो पॉलिटिकल पावर से आइसोलेट नहीं रही, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल पावर में भी हाथ डाला। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है ओकफ चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला जाता है, जो सुल्तान जो थे वो एस्टेब्लिश करते थे। ये बिल्कुल सही है। और जो चिश्तीज थे उन्होंने डोनेशन कैश और काइंड दोनों में एक्सेप्ट किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। थिएटर और स्टेट बतानी है, किससे रिलेटेड है वो थिएटर। सबसे पहले है भवई, ठीक है। भवई बिल्कुल गुजरात से ही रिलेटेड है भवई, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। सेकंड है मार्च। मार्च किससे रिलेटेड है? ये किससे? ये भी एमपी से रिलेटेड है। थर्ड है कृष्ण अट्टम। कृष्ण अट्टम याद रखना कृष्ण अट्टम जो है केरला से रिलेटेड है, ना कि यूपी से। कृष्ण अट्टम किससे रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। और 17th सेंचुरी में ये मतलब एग्जिस्टेंस में आया। ये कृष्ण अट्टम कब? 17th सेंचुरी में पावर में मतलब पावर में इन द सेंस एग्जिस्टेंस में आया है।
किन के टाइम पे? एक किंग थे जिनका नाम था मनावाड़ा ऑफ कैलिकट, ठीक है, मनावाड़ा ऑफ कैलिकट थे जिनके टाइम पे ये एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। इसमें मेनली 8 प्लेज का साइकिल होता है, 8 प्लेज इसमें मेनली किए जाते हैं, और लॉर्ड कृष्णा मेनली इनका थीम होता है। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं वो होते हैं मद्दलम, ठीक है, मद्दलम, चेंगालम, ठीक है, और इलाटलन और कोंच और इडाका, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाए जाते हैं कृष्ण अट्टम में, ठीक है। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ला पेरोज नेवल एक्सरसाइज के बारे में बताना है। द नेवल एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय फ्रांस इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में फ्रांस ने इसको होस्ट किया, और 2021 में जितने भी क्वाड मेंबर हैं सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया सी। और क्वाड मेंबर्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, ठीक है। कई बार मैं ये चीज़ बता सकती हूँ, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि G4 कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं और ये क्यों बनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में बताना है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। सबसे पहले ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इसने बोला है कि ट्रेड जो था इस टाइम पे क्या था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ वो हुआ था। देखो याद रखना, अर्ली मेडिवल टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ जो ट्रेड था ना वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। जबकि जो वेस्टर्न इंडिया है ना, मतलब वेस्टर्न इंडिया, उसके साथ जो ट्रेड है वो डिक्रीज हुआ था। वेस्टर्न इंडिया के साथ डिक्रीज हुआ था और ईस्टर्न के साथ इंक्रीज हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा क्या फर्स्ट से, तो एक और स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। सेकंड है देयर वाज एन इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। उस टाइम पे गोल्ड और जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनका जो सर्कुलेशन है वो बढ़ गया था। तो याद रखना उस टाइम पे जो गोल्ड और सिल्वर जो थे वो थे ही नहीं, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स जो थे वो थे ही नहीं, तो मतलब एब्सेंस थी वहाँ पे, ठीक है। तो बिटवीन 7th से 10th सेंचुरी के बीच में तो लगभग नहीं थे, तो सर्कुलेशन नहीं बढ़ा था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है कि वहाँ पे इनका सर्कुलेशन नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया सी, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, स्टेडी डिक्लाइन हुआ था टाउन्स में, बिल्कुल। ये वहाँ पे पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन भी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे टाउन्स भी डिक्लाइन कर रहे थे, कोई इतना ज़्यादा ट्रेड बढ़ नहीं रहा था, केवल ईस्ट के साथ बढ़ा था, वेस्टर्न के साथ जो हमारा ट्रेड है वो डिक्लाइन कर रहा था, और इतने ज़्यादा जो कॉइन्स थे वो भी सर्कुलेट नहीं हो रहे थे। तो आंसर क्या आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। पल्लवाज के बारे में बताना है। सबसे पहले पल्लवाज एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन साउदर्न इंडिया विद कांचीपुरम एज इट्स कैपिटल। कांचीपुरम में उन्होंने जो है अपनी कैपिटल जो है वो बनाई, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कदम्बा एंड चालुक्याज जो बादामी वर कंटेम्प्रेरी ऑफ पल्लवा, बिल्कुल कदम्बा और चालुक्याज उनके कंटेम्प्रेरी थे। थर्ड है ऑल चार्टर ऑफ लैंड ग्रांट्स गिवन बाय पल्लवास टू ब्राह्मणास वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स इन संस्कृत। याद रखना संस्कृत के कॉपर प्लेट्स पे उन्होंने मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स को किया है, रिकॉर्ड किया, लेकिन नॉट ऑल, ठीक है। सबको नहीं किया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सबको नहीं किया, लेकिन हाँ मोस्टली को किया था, ठीक है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी करेक्ट है, ठीक है, पल्लवास के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 42 पे। टू हेल्प आउट हॉर्टिकल्चरलिस्ट हु फेस क्रॉप डैमेज ड्यू टू हेल स्टॉर्म, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज टेस्टिंग द यूज ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप एंटी हेल गन्स। तो एंटी हेल्स गन करेंगी क्या, मेनली ये पूछा गया कि इनका काम क्या है एंटी हेल गन्स का, ठीक है। सबसे पहले दे रिलीज शॉक वेव्स टू स्टॉप वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स फ्रॉम टर्निंग इनटू हेल स्टॉर्म। बिल्कुल हेल स्टॉर्म मेनली क्या है, ओले ना पड़े उसी के लिए तो है, ठीक है। तो मेनली क्या है, ओले बनने से बचाने के लिए ही है एंटी हेल गन्स, ठीक है, जो बादलों में मारी जाएंगी ताकि वहां पे हेल्स ना बने, ठीक है, वाटर के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। वीरा शिवा ट्रेडिशन के बारे में बताना है। वीरा शिवा ट्रेडिशन मतलब लिंगायत वाली जो ट्रेडिशन है, लिंगायत को ही तो वीरा शिवा बोले जाते हैं, लिंगायत्स, ठीक है। फर्स्ट है दी फॉलोअर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन वियर स्मॉल लिंगा इन सिल्वर केस ऑन दी लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, बिल्कुल ये करते हैं। Second है they believe that on death the devotee is united with Shiva and does not return to this world। yes ये भी ये मानते हैं कि ऐसे होता है। और थर्ड है they do not practice funerary rites such as cremation but instead ceremonially bury their dead। बिल्कुल ये जलाते नहीं है, ये अपने को दफनाते हैं।
तो यस, तो ये सारी स्टेटमेंट जो लिंगायत्स के बारे में सही है। 12th सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, ये जो लिंगायत्स हैं, और मेनली इनके जो लीडर थे वो कौन थे, बासवाना, ठीक है, बासवाना 1106 से 68 के बीच में ये थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया था, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्राफ्ट्स ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्य के बाद जो है उसके बारे में, क्राफ्ट के बारे में हमें बताना है, ठीक है, क्राफ्ट के बारे में बताना है। फर्स्ट है शटाकाज वर स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन मथुरा। ये बिल्कुल याद रखना कि शटाकाज क्या थे, एक टाइप का कपड़ा था जो मथुरा में बनता था पोस्ट मौर्यन पीरियड में। सेकंड है कॉइन मिंटिंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट एंड मिंटिंग ऑफ फेक रोमन कॉइन्स वाज आल्सो प्रिवेंट। बिल्कुल कॉइन मिंटिंग वहाँ का मेन काम था और फेक कॉइन्स उस टाइम पे बनने लग गए थे रोमन्स के। थर्ड है टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग वाज प्रिविलेंट इन कुषाण एंड सतवान साइट्स। ये बोले कि टेराकोटा जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कुषाण और सतवान साइट्स में क्या थी, प्रिविलेंट थी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, वहाँ पे टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग भी प्रिविलेंट थी। तो सारी ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ जाता है डी। और वहाँ पे जो याद रखना उस टाइम पे जो आर्टिशंस थे वो क्या थे, ऑर्गेनाइज होते थे किसमें, गिल्ड्स में, ठीक है। उन गिल्ड्स को क्या बोला जाता था, श्रेणीज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, श्रेणीज बोला जाता था उन गिल्ड्स को जो आर्टिस्ट के ग्रुप बनाते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 44। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। मराठा रिवेन्यू असेसमेंट सिस्टम के बारे में बताना है। बिल्कुल देखो, मराठा क्या लगाते थे, दो टाइप के टैक्स लगाते थे, एक तो चौथ और एक सरदोषमुखी। देख लेते हैं। चौथ वाज टैक्स नॉमिनली लिवाइड ए टोन फोर्थ ऑफ टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू पे 1 जो फोर्थ है वो टेस्ट वो लगता था, 8 टोन, मतलब कितना लगता था, कितना टैक्स लगता था, जो चौथ था 10%, ठीक है। क्या लगता था, 10% लगता था ना, बताओ भाई, 1/4 लगता था, ठीक है। टोटल रिवेन्यू का 1/4 जो था वो था चौथ, ठीक है, चौथ जो वो लेते थे, ठीक है। तो ये हो गया चौथ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है कि वहां पे लगता था। सेकंड है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी होता था चौथ पे 10%, उस पे भी 10%, ठीक है। एडिशनल लेवाई ऑफ 10% ऑन दोज लैंड्स विच मराठाज क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट। बिल्कुल उन पे 10% सरदेशमुखी होता था। बोथ टैक्सेस वर कलेक्टेड इन मराठा किंगडम ओनली। ये बोला कि केवल और केवल मराठा किंगडम में ये टैक्स कलेक्ट होते थे, नहीं, मराठा के आसपास की जो जमीनें थी वहाँ पे भी जो मराठास थे वो इसको कलेक्ट करते थे नेबरिंग स्टेट्स में, जैसे कि मुगल होगी, दिल्ली सल्तनत की जो कुछ वो हो गए जगह, वहाँ पे भी ये कलेक्ट होते थे, ना कि केवल मराठा अंपायर में। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। तो केवल और केवल वहाँ नहीं होते थे ये कलेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। जैनिज्म की फिलोसफी के बारे में बताना है। फर्स्ट है वाइल जैनिज्म रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स इट प्लेसेस देम लोअर देन जिना। ये बोल रहे हैं कि गॉड्स की एग्जिस्टेंस को जैनिज्म मानता है लेकिन वो जिना से उसको नीचे रखता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। सेकंड है राइट नॉलेज एक्शन फेथ। ये तीनों ही जेम्स हैं जैनिज्म के, बिल्कुल ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट बताना, तो कोई भी नहीं है, दोनों ही सही है, इसलिए कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। फोक म्यूजिक और स्टेट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। फोक म्यूजिक और स्टेट के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले है कि चाकरी। चाकरी कहाँ का है, पंजाब का है। जो चाकरी है वो कहाँ का है, याद रखना, कश्मीर का है। कहाँ का है, चाकरी कश्मीर का फोक म्यूजिक है। फिर है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा कहाँ की है, बिल्कुल ये तो कहाँ की, आंध्रा की ही है। थर्ड है दस काठिया। दस काठिया क्या कर्नाटक का नहीं है, कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है, ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा का है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। ओनली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी, ठीक है। तो ये तो आपको म्यूजिक है किस स्टेट से रिलेटेड है वो तो याद ही करना पड़ेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कठपुतली के बारे में बताना है, पपेट्री के बारे में बताना है, ठीक है। कठपुतली, पपेट्री। सबसे पहले है राउंड फेस। राउंड फेस देख सबसे पहले जो कठपुतली होती है ना, वहाँ पे जो फेस होता है वो ओवल होता है, ठीक है। उसने बोला था स्मॉल आइज, लार्ज आइज होती हैं, ठीक है। थिन लिप्स, ठीक है, लार्ज लिप्स होते हैं ताकि बड़े बड़े दिखें, ठीक है। कुछ डिस्टिंक्ट फीचर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारे उल्टे दे रखे हैं, तो कठपुतली पपेट्स का ये फीचर्स नहीं है। सेकंड है कठपुतली पपेट्स वियर लॉन्ग ट्रेल स्कर्ट्स एंड डू नॉट हैव लेग्स। इनकी लेग्स नहीं होती, ये स्टेटमेंट सही है कि इनकी लेग्स नहीं होती, इसलिए उनको बड़ी बड़ी स्कर्ट पहनाई जाती है,
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। तो आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑपरेशन पेंजिया 14 इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन पेंजिया किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? जो ऑपरेशन पेंजिया है ये रिलेटेड है इंटरपोल का इनिशिएटिव, जिसमें फेक मेडिसिन को बेचने से रोका जा रहा है। ठीक है, फेक और हमारी जो इंडिया की सीबीआई है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है ऑपरेशन में, ऑपरेशन पेंजिया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या बोलता है, विजयनगर अंपायर के बारे में बताना। मैंने बताया आपको विजयनगर अंपायर, संगम टाइम, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है द अंपायर consisted of 7 lines of fort which encircled not only the city but also agricultural hinterland and forest। बिल्कुल वहाँ पे फोर्ट बनाए जाते थे और उसमें पूरी लैंड को भी अंदर ले लिया जाता था। नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट वाज एम्प्लॉयड एनीवेयर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। वहाँ पे कोई भी मोटार या सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। थर्ड है वाटर टैंक्स एंड कैनाल्स वर स्ट्राइकिंग फीचर। बिल्कुल वाटर टैंक्स और कैनाल भी वहाँ पे बनाई जाती थी। तो सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, उसी टाइम पे विजयनगर के टाइम पे ही एक वो भी आए थे ट्रैवलर, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये पर्शिया के जो रूलर थे उन्होंने इनको भेजा था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, ये कहाँ पे आए थे, कैलिकट। ठीक है, 15th सेंचुरी में ये आए थे, विजयनगर के टाइम पे ही आए थे ये। ठीक है, और इन्होंने 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स के बारे में इन्होंने ही बताया था। 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट के बारे में किसने बताया था, इन्होंने ही बताया था, अब्दुल रज्जाक ने। ये विजयनगर के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर हो गया वो हो गया बी। तो आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो यार, कर दो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।